नमस्कार सभी को, मेरा नाम है भारती और आज मैं इस वीडियो में आर्ट एंड कल्चर कवर करने वाली हूँ, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था। तो आर्ट एंड कल्चर कवर करने से पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री हम एक बार कवर कर लें। पर हम ये मान के चलते हैं कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप कई चीज़ों को समझ पाएँगे, बहुत सारी टाइमलाइन, क्योंकि डार्क यूपीएससी पे हम सारी चीज़ें पढ़ा नहीं रहे हैं, हम चीज़ों को कंसोलिडेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि क्या ज़रूरी है, किस तरह से रिवाइज़ करना है, किन चीज़ों पर फ़ोकस करना है। इस तरह से तैयारी करेंगे तो थोड़े ही वक़्त में बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स कवर हो जाएँगे। तो ठीक है, आर्ट एंड कल्चर शुरू करते हैं। बीच-बीच में हो सकता है मैं एंशिएंट हिस्ट्री वाले नोट्स को रेफर करूं, जिसमें कई पॉइंट्स क्योंकि ओवरलैप होते हैं। कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जैसे मगध हिस्ट्री के नीचे मैंने वहाँ का आर्किटेक्चर लिख लिया होगा, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर लिख लिया होगा। सो यू विल हैव टू सी इस वीडियो में, मगर सब कुछ कवर कर दिया जाएगा आर्ट एंड कल्चर का। शुरू करते हैं। और ये नोट्स क्योंकि मेरे हैं, पर्सनल है, तो इसमें कई सारी चीजें ओवर लिखी हुई होंगी, इसलिए जो मैं इंडिकेट करूंगी आप उसे ही इम्पोर्टेंट समझिएगा, ना कि पूरे पीडीएफ को रटने जाइएगा। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही इंडिकेट जो की जाए वो जरूरी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है सील्स। ये तो सबको पता होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या इंडिकेट करने वाली हैं? ये पिक्टोग्राफिक होते हैं। और ऐसा यूपीएससी में सवाल भी आया है कि ऑल सील्स आर पिक्टोग्राफिक। ये सही होगा, हालांकि एक्सट्रीम सही नहीं होते हैं, मगर इस केस में होगा। ये स्टेटाइट से बने होते हैं, ये जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट हो गए, ज्योमेट्रिकल शेप हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सील पशुपति सील। ये प्रोटो शिवा जैसा दिखता है, अगर आप इस इमेज में, बहुत खराब डायग्राम या इमेज कह लीजिए इसे, मगर प्रोटो शिवा का ये मतलब डिपिक्शन देते हैं कुछ ऐसा लगता है कि उस वक्त भी कुछ ऐसा ही पूजा होता होगा। नेचर वर्शिप दिखती है इसमें, मेडिटेटिव प्रोसेस दिखता है। दूसरे होते हैं सील्स। सील्स मिलते हैं, उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सील है यूनिकॉर्न सील। सील तो हमने पढ़ाई, यूनिकॉर्न सील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वन हॉर्न होते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट सील्स यहाँ पे मिले, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए गए हैं। सील विथ पीपल लिव, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्पस ऑफ सील कहा मैंने, बहुत एक्सटेंसिव नोट है, सारा नहीं देखना है। पॉटरी, पॉटरी में बस क्या जानना है, रेड कलर। मिनिएचर पॉटरी भी होता था, परफोरेटेड पॉटरी भी होता था। स्कल्पचर, स्टोन स्कल्पचर होता था, जिसका एग्जांपल है बियर्डेड प्रीस्ट। टेराकोटा स्कल्पचर, मदर गॉडेस, और इनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी कहते थे। ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी मिलता था, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक से जिसे बनाया जाता था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसका एक एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। याद रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल्स है ना, बियर्डेड प्रीस्ट हुआ, फर्टिलिटी, अरे मदर गॉडेस हुआ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हुआ, ये सब स्कल्पचर्स हैं। कई बार पूछा जाएगा कि ये मतलब सील पे बना था या कुछ ऐसे, तो आपको याद रखना है कि ये स्कल्पचर्स हैं। ठीक है, स्कल्पचर्स के एग्जाम्पल हैं। और कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जैसे कि अमीथिस्ट, कार्नेलियन, लेपिस लजूरी, क्वार्ट्ज, बस यही सारे। ठीक है, इसके बाद मौर्यन पीरियड। जैसे आर्ट एंड कल्चर में तो आपको कई किसी किसी जगह के पढ़ने हैं ना, सारे तो पढ़ने नहीं है। और हाँ, बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना। आपको ये देखना होगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें यू विल हैव टू नेविगेट कि कौन सा जरूरी है। तो नहीं पूछ रहा है बहुत सारी जगहों से, मतलब मुगल आर्किटेक्चर से नहीं पूछ रहा है, तो हम नहीं पढ़ेंगे उसे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। मॉडर्न पीरियड के कुछ वो देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स है, इससे पढ़ाया जाएगा आप लोग को भविष्य में। अ, जी, मॉडर्न एज आर्ट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये महाजनपदास के टाइम पे, आप मतलब मॉडर्न एज के टाइम पे भी आप कह सकते हो, पंच मार्क्ड कॉइन्स मतलब इस टाइम पे शुरू हुई थी। ठीक है, मॉडर्न केव्स का एक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप ठीक है, मॉडर्न केव्स के बारे में क्या जानना है? फर्स्ट मैन मेड केव इन इंडिया, सबसे पहली बात। और बाई अशोक एंड दशरथ, कई बार पूछता है, मतलब शायद एक क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक एंड दशरथ उनके ग्रैंडसन थे, उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, और इसका एक इम्पोर्टेंट है कि आजीविका मॉन्क के लिए को शेल्टर प्रोवाइड करते थे। अब आपको लगेगा कि अशोक आजीविका को, वो तो बुद्धिज्म का प्रमोटर था, तो इसीलिए ना चंद्रगुप्त मौर्य बहुत लोग मार देते हैं, मगर अशोक है। ठीक है, शुरू शुरू में ठीक है, वो भी रहा होगा आजीविका फॉलोअर दादाजी की तरह अपने। उसके बाद सेमी सर्कुलर फसाड, रेक्टिकुलर पैनर, एलिफेंट स्कल्पचर बना हुआ है, वो आप फोटो वोटो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ
मौर्यन केव्स आर लोमश, बराबर, सुदामा, ये तीनों गया में है, इंपॉर्टेंट। और ओल्डेस्ट है बराबर, ठीक है। ये तीनों नाम बहुत जरूरी है, कुछ भी कहानी बना के याद करो, मगर गया में 3 केव्स, लोमश, बराबर, सुदामा, 3 केव्स, ठीक है। और एक नागार्जुनी केव भी है, वो भी बिहार में है। एक धौली केव है उड़ीसा से, आप लोगों को पता ही है अशोक की कहानी, वो कलिंग वाली वो सब, तो ठीक है, कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में है, तो उस उड़ीसा में भी एक केव बना देगा ये, ठीक है। और ये जो धौली केव है, ये रॉक कट एलिफेंट स्कल्पचर है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्यन पिलर्स के बारे में क्या चीजें जाननी है हमें? मोनोलिथिक, बेटर देन आर्किमेनियन कार्वर स्किल्स, बस यार याद करो ये, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। सार इसके एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल सबसे ज्यादा जरूरी है। सारनाथ पिलर यूपी में जो है वो मॉडर्न पिलर का एग्जांपल है। रामपुरवा पिलर बिहार में है। लौरिया नंदनगन ये भी चंपारण बिहार। सनकिस्सा पिलर ये यूपी में है। तो यूपी में कौन कौन से हुए? सारनाथ और सनकिस्सा। और बिहार में कौन कौन से हुए? रामपुरवा और लौरिया नंदनगन। आप ये एक चीज याद रखिएगा, सारनाथ पिलर में 4 लॉयंस बने हुए हैं, उसके साथ साथ भेल, मतलब बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन, चार चार एनिमल्स, ठीक है। रामपुरवा पिलर बिहार बुल, लौरिया नंदनगढ़ पिलर चंपारण लॉयन, सनकिस्सा पिलर यूपी एलिफेंट, ठीक है। मौर्यन स्तूपा बहुत जरूरी चीज। अब स्तूप स्तूप हम लोग ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि बुद्धिस्ट का ही तो हमेशा होता है, पर ऐसा नहीं है। स्तूपास का ओरिजिन वैदिक है, इसका वैदिक ओरिजिन है, और इसको पास्ट में क्रिमेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि जो साधु महात्मा टाइप के लोग होते थे ना, उनको ऐसे क्रिमेशन के लिए, मतलब बहुत लोगों को ऐसे सबको जलाया वाला नहीं जाता होगा, कुछ ऐसा रहा होगा, तो इसका वैदिक ओरिजिन है, बस इतना याद रखो। और अशोक के अंदर पॉपुलर स्तूपास बने, मतलब कि वैदिक ओरिजिन है, मगर अशोक ने स्तूपास को पॉपुलराइज किया। और अशोक 9 स्तूप बनाएगा ऑन रिलिक्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, जिसमें से कहाँ कहाँ नहीं है ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ कुछ चीजें जो बुद्धा की लाइफ से जुड़ी हुई है, वो देख के हमें लगेगा कि यहाँ तो जरूर होगा, मगर ऐसा नहीं है कि वहां हो। ऐसे अमरावती, सांची, बोध गया, लुम्बिनी, बारूद, पाटलिपुत्र, इसमें से कहीं नहीं है, ठीक है ना। और ये हम देख लेते हैं कि मतलब स्तूपास का कैसे स्ट्रक्चर रहता था, ये उतना वैसे ज्यादातर मेंस पर्सपेक्टिव से जरूरी है, मगर एक बार देख लेते हैं। आप लोग, ये तो आपको लोग को याद ही होगा बुद्धिज्म में कि ऊपर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो बुद्धा के लाइफ से नॉर्थ में कुशीनगर, ईस्ट में अ, ईस्ट में लुम्बिनी, साउथ में गया, और वेस्ट में सारनाथ। ये जो 4 जगह हैं उनसे जुड़े हुए बुद्धा से, वहीं मतलब ये जो स्तूपास बनते हैं तो उनमें गेटवेज बनते हैं, उसमें 4 गेटवेज बनते हैं, और ये चारों गेटवेज उनके लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को डिपिक्ट करते हैं। जो वेदिका होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है स्तूपा का, और तोरण जो होता है वो गेटवे को कहते हैं, ठीक है। प्रदक्षिण पथ क्या होता है? जैसे जो हम लोग वो चक्कर लगाते हैं ना, एक तरह से सेमी सर्कुलर पाथ। तो स्तूपास का स्ट्रक्चर आपको पूरा पढ़ाना पड़ेगा मुझे, कि वो सेमी सर्कुलर पाथ को प्रदक्षिण पथ कहते हैं। हर्मिका क्या होता है? रेलिक्स को कहते हैं, ये मोस्ट सेक्रेट पार्ट होता है, ठीक है। और ये स्तूपा का ये है हर्मिका, ठीक है। अंडर इसी के नीचे रेलिक्स रखे गए हैं बुद्धा के। और इनका 3 पार्ट क्या क्या है? यस्ति, छत्री एंड हर्मिका। YCH, ये तीनों हेड ऑफ बुद्धा को डिपिक्ट करते हैं। और जो छत्री है उसके 3 जेवल्स हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा इसमें, ये क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। वो हम लोग बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, शशांक डायनेस्टी है एक, उससे जुड़ा हुआ एक फैक्टर है कि शशांक डायनेस्टी के किसी रूलर ने जो बंगाल का था, उसने बोधि ट्री को हाफ में कट कर दिया था। और एक करकोडा डायनेस्टी थी, जो कश्मीर के किसी रूलर थे, ललिता दत्त मुक्तापीठ से जुड़ा हुआ चीज है ये, बस इतना याद रखिए। ये बीच बीच में, क्योंकि ये नोट्स है ना, तो कई बार कोई फैक्ट मिल जाता है तो मैंने ऐड कर दिया, बस आप वो एसोसिएशन से याद करना बेहतर है। ललिता दत्त मुक्तापीठ, करकोडा डायनेस्टी, कश्मीर, बस। मौर्यन स्कल्पचर, यक्ष एंड यक्षिणी इमेजेस, ऑल रिलीजन्स का होता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म का ही होगा। जैनिज्म में 24 यक्षिणी, बुद्धिस्ट यक्ष, ठीक है ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यक्षिणी के कुछ एग्जाम्पल हैं, दीदारगंज यक्षिणी, सालभंजिका यक्षिणी, ये बिहार में है, ये सांची में है। सालभंजिका सांची, सालभंजिका सांची। और ठीक है,
मॉरियन पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश बाय एनबीपीडब्ल्यू, ये तो सबको पता होता है, फाइन क्ले हेवली पॉलिश, ठीक है। ठीक, ये तो आपको वैसे एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ना होगा, पर मैं बता देती हूँ कि कुछ मॉरियन पोर्ट्स क्या क्या, मॉरियन डायनेस्टी के टाइम पे पोर्ट्स क्या क्या थे पॉपुलर। वेस्ट कोस्ट पे बारूद सोपारा, और ईस्ट कोस्ट पे ताम्रलिप्ति बंगाल में, ठीक है। महास्थान बांग्लादेश की एक साइट है। ये सारी चीजें मतलब पीवाईक्यूज वगैरह में कभी पूछा होता है ना, तो वो ये नोट्स में सारा कुछ ही एडेड है, तो इसलिए साइड साइड में भी जो भी लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, यू कैन नॉट इग्नोर इट, ठीक है। मॉडर्न हो गया, अब पोस्ट मॉडर्न केव देख लेते हैं। पोस्ट मॉडर्न केव में अ, सबसे पहले तो अजंता सबको पता होता है, भाज केव, काली, ये सब मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी। पोस्ट मॉडर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिवीजन है वो ये है, गांधारा मथुरा। ये दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो था आपको, ये कनिष्क टाइम पे आपको आपने पढ़ा होगा कि कनिष्क ने गांधार और मथुरा आर्ट को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था, मतलब पेट्रोनाइज किया था। गांधार में एरिया कौन कौन सा था, मतलब ये ऑब्वियसली गांधार तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ही है। मथुरा भी सबको पता होता है, मथुरा की तरफ, ये यूपी में। मटेरियल्स इसमें क्या थे, ग्रे सैंडस्टोन था, इसमें रेड सैंडस्टोन था। और इसका जो इन्फ्लुएंस था, गांधार का जो इन्फ्लुएंस था, वो ग्रीको था, रोमन था, बैक्ट्रियन था, मगर मथुरा जो था वो प्योरली इंडिजिनस था, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधारा में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म, मगर मथुरा में बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म सबका था। और एक चीज आप याद रखिएगा, ये याद करने का कितना आसान तरीका है, क्योंकि कनिष्क फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराएंगे, जिसमें वो महायान बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे और ये सब। तो जो लेकिन मथुरा जो जगह है, तो इसलिए बुद्धिज्म का तो जरूर मिलेगा, मतलब बुद्धिज्म का जिक्र तो जरूर मिलेगा कनिष्क के काम में। और मथुरा क्योंकि रिलीजियस जगह है हिंदुइज्म का भी, और इसलिए वहां पे मल्टीपल रिलीजन्स का आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ये दोनों ही कनिष्क कुशाना डायनेस्टी में होगा, ठीक है। ये सारे फीचर जो ये बहुत मेन पर्सपेक्टिव से, बट यू कैन रीड इट, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये गुप्ता एज आर्ट, यस। गुप्ता एज आर्ट में जो मैं इंडिकेट कर रही हूँ सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो गुप्ता एज आर्ट को गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहते हैं। और अजंता जो केव इन गुप्ता पीरियड में दो इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे, अजंता केव, एलोरा केव। मगर गुप्ता पीरियड में ही सिर्फ अजंता नहीं बना है, मतलब अजंता केव आपके मतलब 5th सेंचुरी से शुरू होते हैं और वो 8-9 तक बन जा रहा है, मतलब उसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मगर हाँ, गुप्ता पीरियड का से जोड़ा जाता है अजंता केव को, ठीक है। और इसमें जो ये अजंता केव्स हैं, अब इनमें डिफरेंसेस देखना बहुत जरूरी है। क्या क्या डिफरेंसेस है अजंता अलोरा में। पहली बात तो अजंता केव जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, वाघोरा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, वाघोरा रिवर के पास, प्योरली बुद्धिस्ट केव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एलोरा में आपको मिक्स ऑफ रिलीजन में दिखेगा। एलोरा में आपको हिंदुइज्म के भी केव्स दिखेंगे, बुद्धिज्म के भी, जैनिज्म के भी, मगर अजंता इज ओनली अबाउट बुद्धिस्ट केव्स। इसके बाद 29 केव्स हैं इसमें, जिसमें कि 25 विहाराज हैं और कुछ चैत्याज हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी मैंने ऊपर विहाराज और चैत्याज का डिफरेंस लिखा था। जो चैत्या होते हैं वो प्रेयर हॉल होते हैं, और जो विहारा होते हैं वो शेल्टर, विहार मतलब विहार करते हैं लोग, शेल्टर, समझ ही आ रहा है। और चैत्याज जो होंगे वो प्रेयर हॉल होते हैं। तो इसमें 25 आपके विहाराज हैं और कुछ मतलब शेल्टर प्लेसेस हैं, शेल्टर केव्स हैं। अजंता केव्स वर क्रिएटेड ऑन द स्टीप साइड ऑफ द हिल, मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर ये माउंटेन है, क्योंकि ये पूरा वेस्टर्न घाट का इलाका है, पूरा महाराष्ट्र का उधर, तो ये साइड जो है इधर कहीं कहीं बन रहा है ये अजंता वाले केव्स। और आप अगर अलोरा केव्स देखोगे तो ये स्लोपिंग साइड पे बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे कोर्टयार्ड फॉर्म हो सकते थे, यहाँ पे नहीं हो पाते थे, ठीक है। सिंगल डबल स्टोरीड केव्स, ठीक है। फ्रेस्को मुराल पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें बुद्धिज्म से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेस्को मुराल पेंटिंग्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग अप्सरा, डाइंग प्रिंसेस, पद्मपानी, वज्रपानी में, तो ये बुद्धिज्म में मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि एक एक ये बोधिसत्वास के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इनका एक एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप बस नाम देख लीजिए और ये जान लीजिए कि ये फ्रेस्को मुराल पेंटिंग्स, आपको मैं अगर पिक्चर दिखाऊं तो
आई थिंक आई हैव सम। हाँ, आप अगर ये देखेंगे, जैसे ये पद्म पानी का एग्जाम्पल हुआ, ये कुछ मुराल पेंटिंग्स हैं, ये फ्लाइंग अप्सरा है। तो ऐसे पेंटिंग्स मिले अजंता केव्स में, और ये सारे बुद्धिज्म से ही जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और भी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कोर्टयार्ड्स नहीं बन पाते क्योंकि ऑब्वियसली स्टीप साइड पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है बन पाने का। ठीक है, एलोरा केव्स ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है, और इनमें ज्यादातर कंट्रीब्यूशन राष्ट्रकूटा पीरियड का होगा। आप एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो आप उनमें जानेंगे कि उनका आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन था। एलोरा केव्स मिक्स ऑफ रिलीजन्स होंगे, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सबका कोर्टयार्ड्स बन पाएंगे। और यहाँ पे ट्रिपल स्टोरीड भी कहीं कहीं दिखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये कैलाश नाथ टेम्पल, क्योंकि ये वन ऑफ द आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ इंडिया है। मोनोलिथिक है, मतलब ये सिंगल स्टोन से बना हुआ है। जो हमने पढ़ा था ना एक और चीज मोनोलिथिक से जुड़ा हुआ, क्या पढ़ा था कि मॉडर्न पिलर वो भी मोनोलिथिक होता था, सिंगल स्टोन से बना हुआ होता था। और टॉप डाउन अप्रोच ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब आप देखते होगे ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, पहले उसका बेस बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर के स्टोरीज बनाए जाते हैं। मगर ये ऊपर से बनाया गया था, मतलब इट वाज वेरी यूनिक, बहुत ऐसे ही नहीं आर्किटेक्चरल वंडर है, मतलब इफ यू सी द पिक्चर इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट वॉज कंस्ट्रक्शन वॉज इनिशिएटेड बाई गुप्ता बट कंप्लीटेड। ठीक है, सभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेस्को मुराल पेंटिंग इसमें भी मिलते हैं, इसमें वैष्णवाइट हिंदुइज्म से जुड़े हुए पेंटिंग्स भी मिलते हैं, जैसे लॉर्ड विष्णु राइडिंग ऑन गरुड़। ठीक है, जैना केव्स। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ केव्स के एग्जाम्पल, एलोरा केव्स में दशावतार, कैलाशनाथ, रावण की खाई, ये सारे केव्स एलोरा के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ कुछ केव्स अलग अलग टाइम पे, मतलब पोस्ट मॉडर्न पोस्ट गुप्ता एज में। आई गेस दिस इज गुप्ता एज आर्ट, मगर कुछ कुछ इसमें उसके बाद के भी मिलेंगे, कुछ कंटेम्प्रेरीज भी मिलेंगे। जैसे एलिफेंटा केव्स हैं, तो ये ऑफ कोस्ट मुंबई मुंबई के पास आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये सारे तो पहले बुद्धिस्ट से जुड़े हुए हैं। अगर आपको मैं एंशिएंट हिस्ट्री में सतवाहना डायनेस्टी, यस, सतवाहना एंड राष्ट्रकूटास, दो हैं ऐसे जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आर्किटेक्चर में। तो आप देखिए सतवाहना डायनेस्टी जब आप पढ़ते हो तो इन्होंने कई सारे बुद्धिस्ट केव्स बनाए, जैसे कि पांडुलेनी नासिक में, कान्हेरी मुंबई में, कारले पुणे में, बाघ केव्स एमपी, ये भी 5th सेंचुरी में। मगर ये गुप्तास बनवाएंगे, ये नहीं बनवाएंगे, याद रखिएगा। बाघ केव्स एमपी, क्योंकि हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे बाघ केव्स का एग्जाम्पल। ये देखिए आप, बाघ केव्स ये गुप्तास टाइम पे बन रहे हैं। ठीक है, ये इंदौर बैंक्स ऑफ बाघ रिवर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस बाघ केव जानिए बुद्धिज्म, अरे गुप्ता के टाइम पीरियड में। और नासिक केव्स ये महाराष्ट्र में है, इसको पांडुलेनी केव भी बोलते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना पांडुलेनी केव, ये नासिक, ये सारा सतवाहना डायनेस्टी के रूलर्स बनवा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट हिस्ट्री यू हैव टू स्टडी टुगेदर। मगर मैं इंडिकेट करते चल रही हूँ। आप अब मैंने ये जो भी नाम लिखे दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इतनी बार रिपीट हुए हैं ना, और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भाज केव भी मुंबई में है, तो ये आपको बस याद करना है कुछ भी ट्रिक लगा के कि सतवाना डायनेस्टी, ये नाम, ये जगह, बस। और नासिक के पांडुलिपि, ठीक है। और 12 ज्योतिर्लिंग ये आपको याद करना होगा। गुजरात में 2, सोमनाथ, नागेश्वर। महाराष्ट्र में 3, त्र्यंबकेश्वर, ये त्र्यंबकेश्वर हो गया, गिरीशनेश्वर हो गया, और भीमाशंकर। ठीक है, और ये नासिक में है। यहाँ से कोई नदी भी निकलती है, कोई कमेंट सेक्शन में बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। भीमाशंकर पुणे, एंड ये तो एलोरा के पास ही है गिरीशनेश्वर। ठीक है, एमपी में 2, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर। तमिलनाडु में रामेश्वरम, आंध्रा में मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, यूपी में काशी विश्वनाथ, यूके इट्स नॉट यूके, इट्स उत्तराखंड, केदारनाथ। झारखंड में बैद्यनाथ। बस इतना, ठीक है। ये याद कर लेना, लेकिन क्योंकि कई बार आपको ज्योतिर्लिंग सीधे सीधे ना पूछे, मगर ये अगर नाम भी आ गया, ओमकारेश्वर आ गया और आंध्रा दे दिया, सो यू कैन समहाउ एलिमिनेट दैट पॉइंट ना, तो हेल्प होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
उदयगिरी खांडवगिरी केव्स, ये उड़ीसा में आपको मिलेंगे। जैन किंग, खरवेला किंग, ठीक है। बस नाम एसोसिएट करके याद कर लीजिए, बस बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब फिर हम आ जाते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे आर्ट एंड कल्चर का, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और ये आपको बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत लिमिटेड है, आपको बस जगह एसोसिएट कर करके थोड़े थोड़े फीचर्स आप जानते रहोगे, हो जाएगा। तो अब देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर भी हमें दो तीन भाग में पढ़ना होगा। सबसे पहले तो कि एक नॉर्थ में कैसे टेम्पल्स इवॉल्व हुए, और एक साउथ का टेम्पल का आर्किटेक्चर, मतलब बहुत अंतर है दोनों में। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब जरूर, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक दिन अचानक से ऐसे टेम्पल्स बनने लगे होंगे, मतलब उनकी कुछ नींव रखी गई होगी, कुछ प्रिमिटिव फॉर्म होगा उनका, फिर उसके बाद वो इवॉल्व होते होते आज जैसे हैं। तो टेम्पल्स जो नॉर्थ में हैं, वो फाइनली जाके जो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल जिनको कहा जाता है, नॉर्थ का सबसे मतलब नॉर्थ का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको नागरा स्टाइल कहा जाता है। उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो स्टेज वन है, स्क्वायर टेम्पल था, एकदम फ्लैट रूप था। आपको मैं फोटोज दिखा के करूंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए, ये ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ना, सांची गुप्ता, तो आप देखोगे एकदम प्रिमिटिव सा एक बस हॉल, छोटा सा रूम जैसा है, ना कोई प्लेटफॉर्म है ऐसे रेज्ड, कुछ भी, बस बहुत बेसिक सा है। तो ये एकदम प्रिमिटिव फॉर्म है। ये सांची एमपी में गुप्ता पीरियड का एक टेम्पल है, जहाँ पे जो स्टेज वन का ये टेम्पल है। स्टेज टू में आप देखोगे कि सेम चीजें ही हैं, बस थोड़ा अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म है, और इन डेप्थ पिलर है, और डबल सिंगल स्टोरी भी कहीं कहीं होने लगे थे। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो आप, तो ये आप देख रहे हो, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है उससे, बस क्या है कि थोड़ा सा अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे है, यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कुठारा एमपी, गुप्ता पीरियड का ये भी है। अब आपको ये स्टेज वन स्टेज टू इतना डिफरेंस कोई, मैं वो बताते चल रही हूँ, बात अलग है, वो बह जाता है इंसान पढ़ाते पढ़ाते। मगर आपको बस इतना याद रखना है, सांची एमपी बहुत पुराना है, गुप्ता पीरियड का है। पार्वती टेम्पल नचना कुठारा ये एमपी नहीं है, आई एम रियली सॉरी, ये यूपी है, ये यूपी है, प्लीज करेक्ट दिस। हाँ, ये यूपी है। आई नीड टू चेक दिस, मैं इंडिकेट कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, पिन कर दूंगी। स्टेज थ्री में धीरे धीरे आपका जो मतलब देखिए, पूरी तरह से तो आज जैसा नहीं हुआ होगा, लेकिन शिखर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का, वो मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये जो बनने लगा था, ये यहाँ से शुरू हो गया था। तो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट है शिखर, जो टावर्स होते हैं, हाँ, जो, और यहाँ पे मल्टीपल टावर्स होते हैं, ठीक है। रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, एंट्रेंस पे मिथुन्स होते हैं, कुछ इरोटिक इमेजेस होते हैं, मतलब कि आप देखते होगे कि कई बार जो एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल होता है, वहां पे कुछ आपको गॉडेसेस का इमेज मिलेगा, या कभी कभी मतलब कुछ इमेजेस मिलेंगे कपल टाइप, मिथुन एक कपल का इमेज है, कुछ ऐसा ही है जहां तक मुझे याद है। और या तो फिर रिवर गॉडेसेस का मिलेगा, गंगा यमुना का मिलेगा। तो ये एक फीचर है नागरा स्टाइल का। मैंने प्रीलिम्स के आधार पर ये चीजें लिखी हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें मैंने नहीं लिखी हैं, मेंस जैसा नहीं लिखा है मैंने, बस उतना लिखा है जो आपको जानना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ये देख सकते हो कि कैसे ये विमान होता है, मंडप होता है, अंतराल होता है, और शिखर, शिखर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गर्भगृह दिख रहा होगा आपको, ये जो सबसे अंदर जहाँ पे मतलब आइडल होता है, वो, यू कैन सी दिस इमेज। हाँ, अब सब स्टाइल्स ऑफ नागरा में आ जाते हैं। सब स्टाइल्स ऑफ नागरा कौन कौन से हैं, उड़ीसा, खजुराहो, सोलंकी, तीन। उसके बाद साउथ पे चले जाएंगे हम लोग, कि मतलब नगरा में भी बहुत बहुत उसमें वेरिएशन है ना, सब एक ही जैसा थोड़ी है, बहुत अंतर है। तो उड़ीसा टेम्पल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के एग्जाम्पल जो तो सब जानता है, जगन्नाथ, सन टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, ये सारे उड़ीसा में है। तो उड़ीसा टेम्पल के क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, सबसे जरूरी चीज देओल। इसमें जो शिखर होता है वो देओल शिखर होता है, और जगमोहन, प्रेयर हॉल को जगमोहन बोलते हैं आई गेस। ये जो शिखर होता है उसको देओल बोलते हैं, बस देओल शब्द भी आ जाए ना तो आप उसको उड़ीसा टेम्पल से जोड़ देना। और इसके एग्जाम्पल, जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है, इसको
थोड़ा इसको व्हाइट पगोडा बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लो आप, कभी कभी एलिमिनेशन में हेल्प कर देगा। सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, इसको ब्लैक पगोडा। सन पड़ेगा तो इंसान थोड़ा सा मतलब स्किन कलर वैसे हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, तो ठीक है, तो ब्लैक पगोडा ऐसे करके कुछ भी याद कर लो। जगन्नाथ टेम्पल व्हाइट पगोडा, ये जगन्नाथ टेम्पल, चोडा गंगा डायनेस्टी, अनंत वर्मन, सन टेम्पल ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, नरसिम्हदेव, ये उधरी साइड में कुछ डायनेस्टीज थी जो इन्होंने बनवाया था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, सोमवंशी डायनेस्टी। बस 3 एग्जाम्पल हो गए, बस काफी है। खजुराहो ये तो सबको पता होता है। चंडेला रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है, चंडेला रूलर्स। तो आपको पता है कि चंडेला रूलर्स, क्योंकि आप अभी अगर मेडिवल का अपलोड हो चुका है तो आपको पता है कि चंडेला रूलर्स आएंगे बाद में, मतलब आपके 11th 12th सेंचुरी जो राजपूत किंगडम्स के टाइम पे। तो अगर आपका कभी पहले दे दिया खजुराहो का या कहीं भी, तो यू कैन एलिमिनेट दिस, क्योंकि चंदेला रूलर्स इसको बना रहे हैं। और चंदेला रूलर्स का कैपिटल खजुराहो था एमपी में, ये तो पता ही है। क्लाइमेक्स ऑफ नगरा स्टाइल यहाँ से शुरू होता है, मतलब क्लाइमेक्स ऑफ नगरा इसको बोलते हैं आई गेस। इसके फीचर्स क्या क्या है? वेरी हाई प्लेटफॉर्म एंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उरुश्रिंग, ये इंपॉर्टेंट है। जो वात्सायन थे जिन्होंने कामा सूत्रा लिखा था, उनकी एक बुक थी कामा सूत्रा, जिसके आधार पर इस टेम्पल के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, ठीक है। और याद रखिएगा खजुराहो टेम्पल में हिंदू टेम्पल्स भी हैं, जैन टेम्पल्स भी हैं, नॉट जस्ट हिंदू, मतलब ये याद करने वाली चीज है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर टेम्पल टाइप का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करने वाला चीज है। गंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो, लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो, 64 योगिनी टेम्पल खजुराहो। इसी का जो आर्किटेक्चर है ना, उसके आधार पे ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इंस्पायर्ड थी, मतलब उसका जो पूरा था शेप स्ट्रक्चर, जो भी कह लीजिए। और कुछ जैन टेम्पल के एग्जाम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल, घंटाई टेम्पल, ये दोनों खजुराहो में, और ये जैन टेम्पल है। बस इतना ही जानना था। सोलंकी स्टाइल टेम्पल गुजरात, सोलंकी देखते ही गुजरात, क्योंकि आई गेस ये आपने मेडिवल के उसमें भी पढ़ा होगा, राजपूत के कंटेम्पररी में। तो सोलंकी रूलर्स, ये क्लैंस ऑफ चालुक्य थे, ठीक है। इनका कैपिटल अनहिलवाड़ा, ठीक है। फीचर्स, ईस्ट फेसिंग मेजॉरिटी, ईस्ट फेसिंग है, ये बहुत जरूरी है। मतलब कि सन रेज आती है तो सबसे पहले वो टेम्पल के जो गर्भगृह पार्ट है उसमें मतलब पड़ेगी, ऐसा कुछ। यहाँ पे भी जैन हिंदू दोनों टेम्पल है। स्टेप्ड वाटर टैंक, ये रानी की वाव, बहुत सारी पिक्चर्स आपने कभी अगर जीके वीके की बुक में देखा तो रानी की वाव बहुत फेमस होता था, ये गुजरात में ही है। और ये स्टेयर्स पे मिनिएचर्स बने होते हैं यहाँ पे। मोदेरा सन टेम्पल गुजरात, राजा भीमदेव, सोलंकी डायनेस्टी। दिलवारा जैन टेम्पल, ये भी ये माउंट आबू राजस्थान। लोकेशन, टेम्पल का नाम, बस 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ याद करना चाहते हो तो थोड़ा सा डायनेस्टी याद कर लो, उससे ज्यादा याद करना चाहते हो तो रूलर का नाम याद कर लो। हेल्प तो करेगा, कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेट करने में हेल्प कर देगा, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड चीजें। नहीं तो लोग आर्किटेक्चर खत्म करते करते एक दिन लगा देते हैं, रिवाइज करने में एक दिन लगा देते हैं, तो इट्स वेरी लिमिटेड। पलितना टेम्पल भी याद कर लीजिए, ये भी गुजरात में। अब साउथ में डेवलपमेंट देख लेते हैं, क्योंकि जैसे नॉर्थ में टेम्पल्स डेवलप हुए वैसे ही टेम्पल साउथ में भी इवॉल्व होंगे। तो इसका सबसे पहले तो क्रेडिट दो पल्लवास को भाई, उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है, ठीक है ना। जो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आज हम देखते हैं साउथ का टेम्पल आर्किटेक्चर, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट पल्लवास को देना पड़ेगा, उन्होंने शुरू किया। और बाकी जो इसका सबसे जो क्लाइमेक्स पार्ट है, क्लाइमेक्स पार्ट मतलब कि जो उसका ग्रोथ सबसे ब्यूटीफुल वे में जहां देखा जाएगा, वो चोलास के अंदर होगा, जो इंपीरियल चोलास है उनके टाइम पे, ठीक है। तो देवर इनिशियली जैन्स बट एक्सेप्टेड हिंदुइज्म अंडर महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन वन से शुरू होगा, और इसके भी 4 स्टेजेस हैं, जैसे उसके नागरा स्टाइल के 3 थे, इसके 4 हैं। सबसे पहले इनके मतलब ये 4 लोग हैं जो कर रहे हैं डेवलपमेंट ना, इनका बेटा, फिर उनका बेटा, ऐसे। ये MNRNN, MNRN ऐसे करके याद कर लो। महेंद्र वर्मन आए, मंडप, इससे जुड़ा हुआ क्या है बस इतना जानो, मंडप जुड़ा हुआ है। मतलब रॉक कट केव श्राइन्स फ्रॉम इनसाइड, जो जैसे रॉक कट मतलब पहाड़ काट के बनाए जाते थे टेम्पल्स, तो बस वो इनसाइड से ही रॉक कट था। फिर नरसिंह वर्मन आए, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, इससे जुड़ा हुआ टर्म रथ, इससे जुड़ा हुआ मंडप, मंडप रथ, ठीक है। और रथ, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पंच पांडव रथ, जो कि महाबलीपुरम है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था पल्लवास का।
कैपिटल क्या है पल्लवास का, याद रखना कांची। ये लेकिन पंच पांडव रथ जो है वो महाबलीपुरम में है, तमिलनाडु में। इसके बाद राजसिंह वर्मन, थर्ड स्टेज। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स यहाँ पे बनेंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव राइज टू द्रविड़ा स्टाइल एक्चुअली, ठीक है। और इस क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो ऐड होगा वो होगा विमान, जो द्रविड़ा स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड विमान क्या है, वो पिरामिडल टावर होते हैं, पिक्चर में आप देखोगे द्रविड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर का तो उसमें दिखेगा। दो एग्जाम्पल्स हैं राजसिंह वर्मन के रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, पहले बात तो ये कैलाशनाथ वो एलोरा वाला नहीं है, कंफ्यूज मत होना। वो किसने बनाया था, किसने बनाया था, याद करो, याद करो, अगर याद आ जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं देखूं आप लोग को याद है कि नहीं, सब भूल रहे हो आप लोग। ये कैलाशनाथ टेम्पल कांची में है, तमिलनाडु में, जो उनका कैपिटल है। शोर टेम्पल महाबलीपुरम में, अगेन इंपॉर्टेंट सिटी। तो रॉक कट, ये रॉक कट नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें लोगों को, पहले तो दो चीजें इसके बारे में याद कर लीजिएगा, ये एक रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाएंगे, और ये दो जो टेम्पल है, ऐसा पूछ दिया कि कोई नहीं बनाएंगे रॉक कट तो गलत हो जाएगा, मगर ये जो दो हैं ये रॉक कट नहीं है, ठीक है, ओके। नंदी वर्मन स्टेज, इसमें बस वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो कि कांचीपुरम में है, ठीक है, बस इतना ही जान लो। पलवा आर्किटेक्चर से तीन शब्द में दे रही हूं आपको, जोड़ के याद कर लीजिए, अर्जुना पेनेंस, गैंजेस, महाबलीपुरम, बस तीन चीजें, अर्जुना पेनेंस, गैंजेस, महाबलीपुरम, बस। द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल, इसमें क्या क्या जानना है, पहले तो विमान होता है बहुत जरूरी चीज, और गोपुराम, जो गेटवेज होते हैं उनको गोपुराम बोलते हैं। अर्ध मंडप होता है जो एंट्रेंस बोलते हैं। अंतराल नैरो पैसेज, मतलब कि एक तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले जब आप एंट्री लेंगे टेम्पल में तो सबसे पहले क्या आएगा, आप मतलब आप सबसे पहले जब एंट्री लेंगे टेम्पल में तो किसके बाद क्या आएगा, आप इसको एक बार अरेंज करके देखिए, देखिए आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। और एट गेट्स इंटरेस्ट एंट्रेंस द्वारपाल, जैसे वहां पे हमने क्या देखा था, मिथुन होते थे, गॉडेस लाइक यमुना, रिवर गॉडेसेस यमुना गंगा, यहाँ पे द्वारपाल के मतलब इमेजेस मिलते हैं। और नागरा में इमेज ऑफ गंगा यमुना मिथुन कपल, ये तो हमने पढ़ाई था, यहाँ पे द्वारपाल मिलेंगे। ये पंचायतन स्टाइल पे बेस्ड होगा, मतलब ये नहीं, पंचायतन स्टाइल दोनों का है, कॉमन है बोथ नगरा एंड, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी। यहाँ पे स्टेप वाटर टैंक मिलेगा, इंक्लोजर वॉल मिलेगा, और कुछ कुछ चीजें भी हैं जो आई गेस यहाँ पे नहीं, मंडप, मंडप आई गेस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है द्रविड़ा स्टाइल का। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल द्रविड़ा स्टाइल का जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो है बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको राजा राज चोला वन, राजा राज चोला जो फर्स्ट चोला थे, मतलब फाउंडर नहीं थे ये, याद रखना, मगर ये बनवाएंगे। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये तंजौर में है, तमिलनाडु, कावेरी रिवर के पास, और शिवा टेम्पल है, ठीक है, बस इतना इन्फॉर्मेशन। सब सब स्टाइल्स ऑफ द्रविड़ा, पहले तो इसमें सब स्टाइल्स में क्या क्या है, बस नायक और विजयनगर, नायक और विजयनगर। विजयनगर स्टाइल कैंडी, कैंडी मतलब कृष्णदेव राय। फीचर्स क्या है, फीचर्स में याद क्या रखना है, दो गर्भगृह हैं, अम्मान श्राइन, ये अम्मान श्राइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। कल्याण मंडप, कल्याण मंडप मैरिजेस से जुड़ा हुआ है, ये मतलब द्रविड़ा का भी एक फीचर है। नर्त मंडप और डिब्बा महानवमी, ये भी कैंडी से जुड़ा हुआ है, बस इतना याद कर लो। और वेरी हाई इंक्लूजन व सुपर, ठीक है। कैंडी के कुछ कुछ टेम्पल्स का एग्जांपल देखिए, विठल स्वामी, हजाराराम, लोटस महल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों नाम। कैंडी तीन टेम्पल्स बनाएंगे, विठल स्वामी, हजाराराम, लोटस महल, मगर ये जो दो टेम्पल्स हैं ये कृष्ण देव राय नहीं बनाएंगे। जो विजयनगर स्टाइल के जो दो मेन एग्जाम्पल्स हैं, विच इज वीरूपाक्ष टेम्पल एट हम्पी एंड वीरभद्र टेम्पल एट लिपाक्षी, ये दोनों ही कृष्ण देव राय नहीं बनाएंगे, कोई और बनाएगा। और ये कर्नाटका में है, हम्पी ऑब्वियसली, और लिपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश में। और एक नायक स्टाइल जो दूसरा एग्जाम्पल है, मतलब दूसरा टाइप है द्रविड़ा का, वो उसमें क्या क्या है चीज जाननी है, पराक्रम, अम्मान श्राइन इसमें भी, और इसके बस एग्जाम्पल जान लीजिए। मीनाक्षी टेम्पल जिसको सुंदरेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, ये मदुरई में है, तमिलनाडु में। और पांड्या रूलर श्रीरंगनाथम स्वामी टेम्पल, ये श्रीरंगम तमिलनाडु में है, ठीक है। श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी टेम्पल भी तमिलनाडु में। बस ये याद रखिए कि नायक। अब अदर टेम्पल स्टाइल्स देख लेते हैं, जिसमें दो
द्रविड़ा और नागरा के अतिरिक्त भी दो टेम्पल स्टाइल्स हैं जो इनसे डिफरेंट हैं, जैसे वेसारा टेम्पल स्टाइल एंड होयसला टेम्पल स्टाइल। बहुत कम चीजें जाननी है। वेसारा टेम्पल स्टाइल से क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये मिक्स ऑफ फीचर्स होंगे इसमें, और जैसे विमान के कुछ फीचर्स होंगे, अरे द्रविड़ा के कुछ फीचर्स होंगे, नागरा के कुछ फीचर्स होंगे, और इनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, चालुक्यास का। ठीक है, द्रविड़ा में किसका था, पल्लवास का। चालुक्यास का इनमें होगा। चालुक्यास ही बादामी केव्स ही बनाएंगे जो कि कर्नाटका में है, एक फीचर जो याद कर लीजिए। चालुक्य का कैपिटल था आईहोल। तो अब उनका कैपिटल जो है उससे जुड़े हुए जगह पे ये स्टाइल के टेम्पल्स भी मिलेंगे क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है। तो जो दुर्गा टेम्पल है जो चालुक्यस बनाएंगे वो भी आईहोल में है, और लदखन टेम्पल जो वे सारा स्टाइल का ही एग्जाम्पल है वो भी आईहोल में है। बस ठीक है। होयसला टेम्पल से जुड़ी हुई चीजें क्या है कि होयसला रूलर्स बनाएंगे जिनका कैपिटल पहले बेलूर था, फिर हेलेबेडु, जो इसको द्वार समुद्रा भी बोलते हैं, द्वार समुद्रम आई गेस। तो ये भी पूछ सकता है कि पहले हेलेबेडु था फिर बेलूर था। नहीं, पहले बेलूर था फिर हेलेबेडु, द्वार समुद्र हुआ। ठीक है, ये भी 10th सेंचुरी 14th सेंचुरी के बीच में है ये लोग। और इसका एक ही चीज याद रखना है, स्टेलेटाइट और स्टार शेप्ड, मतलब स्टार शेप्ड होते हैं ये। इनका आर्किटेक्चर देखोगे अगर इन टेम्पल्स का तो ग्रे सैंडस्टोन। ठीक है, एग्जांपल होयसलेश्वर टेम्पल, हेलेबीडु कर्नाटका, चन्ना केशव टेम्पल सोमनाथपुर कर्नाटका। बस अब आ जाते हैं डांस पे। देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हमें कवर करनी है। पहले तो जैसे डांस है, फिर रिलीजन है। रिलीजन में भी हम बुद्धिज्म जैनिज्म ही पढ़ेंगे, बहुत थोड़े में पढ़ेंगे। और आपका लिटरेचर है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिलॉसफी, पेंटिंग, पेंटिंग, थिएटर्स, म्यूजिक। ये नोट्स बड़े हैं, इसमें बहुत कम चीजें ही याद करनी है। भक्ति, सूफी, बस इतना ही है। ठीक है, वी हैव कवर्ड नॉट इवन हाफ अभी। लेट्स गो। ठीक है, डांस। डांस में देखते जाइए, इसमें बहुत कमी चीजें नोट की हुई है मैंने, और सिर्फ वही जानना भी है। भरत मुनि, भरत मुनि क्या लिखेंगे, नाट्य शास्त्र लिखेंगे। ये सबसे पहली किताब होगी जो डांस ड्रामा म्यूजिक पे होगी। और डांस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, लक्ष्य नहीं है ये, लक्ष्य है। लक्ष्य जो कि फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ डांस, एंड तांडव जो कि मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ डांस होगा। फर्स्ट लक्ष्य मतलब ठीक है, पार्वती ऑन मैरिज एंड फर्स्ट बाय शिवा जी तांडव। 3 एलिमेंट्स ऑफ डांस क्या क्या होते हैं, नृत्य, नाट्य, नृत्य। नृत्य पहले है और बाद में नृत्य है। जो नृत्य है वो प्योर डांस मूवमेंट है, और जो नाट्य है वो तो ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, ये तो सबको पता होता है। नृत्य जब होगा तब, क्योंकि देखिए ये इसमें भी वायु जुड़ा हुआ है और इसमें भी अभिनय जुड़ा हुआ है, तो मतलब दोनों का मिक्सचर होगा लास्ट में। और फिर उसके बाद नंदीकेश्वर भी लिखेंगे, अभिनव दर्पण। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डांस के फीचर्स। भरतनाट्यम, इसका जो नाम है वो भरत मुनि पे पड़ेगा, ये ओल्डेस्ट है। ये कहाँ से, मतलब इस डांस फॉर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब कैसे हुआ, तो जो देवदासी सिस्टम जो कि तमिलनाडु में प्रेवलेंट था, वहां से ही भरतनाट्यम डांस का ओरिजिन है। और इसमें 7 स्टेप्स होते हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट दो दो बस याद रखिए आप। पहला पहला जो होगा वो अलीरप्पू है, क्योंकि तमिलनाडु है तो वैसा ही, मतलब तमिल सा लग भी रहा है सुनने में। और जो लास्ट है, ये लास्ट है याद रखिएगा, ये थिल्लाना। अलीरप्पू एंड थिल्लाना, भरतनाट्यम। आपको ये दोनों नाम सुन के भी लग रहा होगा थोड़ा सा साउथ का है ना, मतलब तमिल का, तो ये दोनों नाम याद रखिए। फायर डांस इज द टर्म एसोसिएटेड विद भरतनाट्यम। कटक मुख हस्त मुद्रा, ये भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है, बस इतना याद रखिए। कटक मुख हस्त मुद्रा भी, और एक चर्य लक्ष्यम भी। एक चर्य लक्ष्यम किसको बोलते हैं, सोलो परफॉर्मेंस को। सोलो परफॉर्मेंस को एक चर्य, एक इंसान करेगा तो एक चर्य लक्ष्यम सोलो परफॉर्मेंस। कटक मुख हस्त मुद्रा, ये ओम को सिंबलाइज करता है। इतनी चीजें याद रखिए। ये कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक पे परफॉर्म किया जाता है। और इससे जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट टर्म है तंजोर क्वार्टलेट्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी चीजें हैं ना, इसको में एक्सप्लेनेशन मत जाइए आप, क्योंकि हार्डली एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो भागे बनाइए। उसके लिए आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ऐसे थिरकना था कि वैसे थिरकना था, बस नाम एसोसिएट करके याद करिए, आगे बढ़िए। कुचिपुड़ी, आंध्रा, मेल डांसर्स, और कुशेलवाज डांसर्स को कहा जाता है। भगवत हालू इससे जुड़ा हुआ है। दारू इससे जुड़ा हुआ है, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है।
भामकल्पम मोस्ट पॉपुलर आई गेस स्टेप ही होता है ये, और कार्नेटिक म्यूजिक पे ये भी परफॉर्म किया जाएगा। ज्यादातर कार्नेटिक म्यूजिक पे ही परफॉर्म किए जा रहे हैं, और अब मतलब आगे भी आप देखेंगे। और सम सोलो परफॉर्मेंसेस, ये नाम बस याद रखिए, मंडूक शब्दम, तारंगम, तलचित्र नाट्यम। इसका ही देखिए, थोड़ा थोड़ा जो मैंने लिखा है वो आपको याद करना है कि मंडूक शब्दम क्या है, मंडूक लगी रहा है फ्रॉक से जुड़ा हुआ, और तलचित्र नित्यम क्या है, रंगोली, मतलब आप डांस करते करते फ्लोर पे रंगोली सा बनाइए, उसको तलचित्र नृत्यम बोलेंगे। ये सारे सोलो परफॉर्मेंसेज हैं। और क्या क्या शब्द जुड़े हुए थे इससे, कुछ सेलवाज, भगवत हालू, दारू, भामकल्पम, मंडूक शब्दम, तरंगम, तलचित्र नित्यम नित्यम, बस इतनी सारी चीजें, ठीक है। उड़ीसी, उड़ीसी से क्या क्या, सेकेंड ओल्डेस्ट है ये, और इनिशियली जो थी वो महरीज इसे परफॉर्म करती थी, मतलब वो पूरा मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, मतलब इस डांस की हिस्ट्री में, इसलिए एक्सप्लेन करना कोई जरूरी नहीं है। महरीज से स्टार्ट, फिर लेकिन पैट्रोनाइज्ड बाय खरवेला जैन किंग। खरवेला जैन किंग अभी हमने पढ़ा भी था। नरताल इज द कोट फॉर्म गोतीपुआ, ये इंपॉर्टेंट है। गोतीपुआ जो मॉडर्न टाइम्स का जो पॉपुलर फॉर्म है ओडिसी का, उसको गोतीपुआ कहते हैं। त्रिभंग, त्रिभंग एंड चौक, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और इनका जो ये डिस्क्रिप्शन है ना, ये भी जो त्रिभंग है ये फेमिनिन पोस्चर है, और जो चौक है वो मैस्कुलिन पोस्चर है। मतलब त्रिभंग अभी मैं करके भी कैसे दिखाऊं, पिक्चर में आपको दिखा सकती हूँ, बट इट विल टेक टाइम। त्रिभंग मतलब कि थ्री बेंड्स आप ऐसे मुड़ के बनाइए कि उसमें 8 बन जाए, मतलब वो डांस का एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें 3 जगह बेंड्स होंगे, नेक पे, टॉर्सो पे और नी पे, और वो 8 की तरह बनता हुआ दिखेगा, जैसे हवा में 8 बना ले वाला टाइप का, तो उसे उड़ीसी जोड़ लेना, त्रिभंग जोड़ देना। और जो चौक होगा, जो स्क्वायर विथ लेग्स बनाएंगे, वो मैस्कुलिन पोस्चर होगा, ठीक है। त्रिभंग फेमिनिन पोस्चर, चौक मैस्कुलिन पोस्चर, ठीक है। कथकली, अ, ये मोस्टली ओनली मेल होता है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो सिर्फ मेल डांसर्स थे, कुचिपुड़ी आई गेस, हाँ कुचिपुड़ी, यस मेल डांसर्स ही होते हैं इसमें। कथकली, ये कथा, कथा शब्द से जुड़ा हुआ है, मतलब स्टोरी से। ये केरला का है ऑफ कोर्स, ट्रेवेंकोर रूलर्स, बैलेट ऑफ द ईस्ट इसको बोलते हैं। ऑलवेज अंडर ओपन स्काई एंड आईब्रो एंड आई मूवमेंट। अगर आप इसका पिक्चर भी देखोगे ना, तो इसमें सिर्फ आंख ही दिखता है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आई मूवमेंट में, क्योंकि आप उसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने डांस का जो भी इमोशन है या जो भी भाव है। ये इसका एक ये थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि ये सोपान म्यूजिक पे परफॉर्म होगा, ठीक है ना। कथकली सोपान म्यूजिक पे। इसके बाद मोहिनी अट्टम, डांस ऑफ इंचेंट्रेस, वो जो स्टोरी है ना समुद्र मंथन वाली, जो विष्णु जी मोहिनी बन के आते हैं असुरों से अमृत लेने के लिए, तो उसी से जुड़ा हुआ है। ये भी केरला, और ये ज्यादा, ये फीमेल ही ज्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये डांस ऑफ इंचेंट्रेस है, तो जो फीमेल है इसको लश्य लश्य एस्पेक्ट है इसमें, और कॉस्ट्यूम इसका में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। अब कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक। कथक ओनली विथ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये कथक एक हो गया, और दूसरा हो गया कथकली, ये दो एक्सेप्शंस है, बाकी सारे कार्नेटिक म्यूजिक। कथक जो होगा वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि ऑफ कोर्स यूपी का है और इधर नॉर्थ का है। जो कथकली है ये सोपान म्यूजिक पे होगा, केरला का। और मोहिनी अट्टम अगेन कार्नेटिक, ठीक है। कथक यूपी, नवाब वाजिद अली शाह इसको सबसे ज्यादा, मतलब इसके एक्सपोनेंट, फेमस एक्सपोनेंट रहेंगे। और इसमें बेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, जैसे कि साउथ में जो भी डांस फॉर्म्स है ना, उसमें आप देखोगे कि बेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें फुल फुट कांटेक्ट विथ फ्लोर होता है, और थंप क्रिएट करके, थंप किया जाता है फॉर क्रिएटिंग साउंड। कॉस्ट्यूम अनारकली, वो आपने वो अगर मुगल टाइम का वो कोई अगर मूवी वगैरह देखा होगा, तो उसमें आप देखते होगे कि अक्सर परफॉर्म करने वाली मतलब इसमें ये जो कथक है ना, ये पर्शियन इंस्पायर्ड है। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आपको दिखते हैं, पर्शियन इन्फ्लुएंसेस दिखते हैं। इसके एलिमेंट्स टोडा, टुकड़ा, तराना, क्रमलय, पदांत, गत भाव, जुगलबंदी। जुगलबंदी मतलब कि म्यूजिक चल रहा है उसके साथ मतलब वो करके रिलेट करके उससे मिक्स करके आप जुगलबंदी करते हो, कि मतलब जैसे जैसे म्यूजिक का तबला बज रहा है, वैसे वैसे आपका डांस हो रहा है, उसको जुगलबंदी कहते हैं।
यही एक डांस सिस्टम है जिसका डांस स्टाइल है जिसका घरानाज चलते हैं। मतलब इसमें 4 घराना है पॉपुलर, लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़, ठीक है। और इसके बाद 2 बचे मणिपुरी एंड सतरिया। मणिपुरी ये स्टोरी ऑफ शिवजी एंड पार्वती जी ऑन हिल्स, डांस विद गंधर्वास, इससे जुड़ा हुआ है। और एमलगमेशन ऑफ 3, इसमें 3 चीजें इसमें मतलब अब ऐसे ये जो डांसेस है ना ये इतना बड़ा बड़ा इसमें है, इसमें से बहुत कम कम चीजें मैंने कम करके लिखी हैं इम्पोर्टेंस के तौर पे, इसलिए मैं पूरा पढ़ाने जा रही हूँ, मैं बस इम्पोर्टेंट चीजें बता रही हूँ कि रासलीला, लय हैरोबा, ठांगटा, ये तीनों का मिक्सचर है मणिपुरी डांस। तो जो ये रास लीला है ना वो संकीर्तना से जुड़ा हुआ है, पर इसमें अगर पूछेगा कि मणिपुरी डांस का किससे जुड़ा हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था कि रास लीला या संकीर्तना किससे जुड़ा हो, तो कृष्णा होगा, है ना, शिव मत मार देना, शिव नहीं होगा इसका आंसर। और लय हेरोबा फेशियल डांस है, थांगता मार्शल डांस है, ठीक है बस। नागबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा एंड फेशियल एक्सप्रेशंस आर एब्सेंट इन मणिपुरी डांस। सतरिया ये बहुत रीसेंट है, न्यूएस्ट एडिशन इन 2008, वैष्णवाइट मोनेस्ट्री से जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि ये देखिए सेंट शंकर देव से हैं, जो जो आसाम के, जो आप भक्ति मोमेंट में आगे चल के पढ़ोगे उससे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ही उनका बहुत बड़ा योगदान था सतरिया डांस के उसमें डेवलपमेंट में, मतलब भोकोट्स आर द मेल डांसर्स एंड इट हैज बोथ लश्य एंड तांडव एक्सपर्ट्स, डांस डन, बस हो गया, ठीक है। रिलीजन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ना इसमें आपको कई बार बहुत छोटा दिखेगा, उसका एक पर्पस है कि मतलब रिवाइज जल्दी हो जाए, इसके वजह से बहुत छोटा छोटा लिखा गया है और पर्सनल यूज के लिए लिखा गया है। तो आप अगर, लेकिन इसको मैंने इस तरह से अपलोड किया, इस तरह से पीडीएफ बनाया कि आप जितना भी जूम करो बिल्कुल भी वो जो मतलब उसके पिक्सल्स ऐसे फटेंगे नहीं, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, पर हाँ राइटिंग इशू होगी तो हो सकता है, बट इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। रिलीजन में 2 ही हम अभी पढ़ेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि तो सिद्धार्थ गौतम, इससे जुड़े कंटेम्प्ररी 2 लोग होंगे, पहले तो बिंबिसार एक रूलर होंगे, नॉट बिंदुसार, अशोक के पिताजी नहीं, पुराने वाले हरनक्या डायनेस्टी वाले बिंबिसार। और उसके बाद आएंगे अजातशत्रु, इनके पुत्र होंगे ये, मतलब ज्यादातर टाइम पे बुद्ध के बिंबिसारी होंगे, मगर अजातशत्रु उनके जो लास्ट के फ्यू इयर्स थे, मतलब मरने से पहले उसके टाइम पे अजातशत्रु होंगे। ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे, मतलब इनको और क्या क्या कहते हैं, तथागत कहते हैं, शाक्य मुनि कहते हैं। और ये जो मैंने 4 चीजें बताई थी, लुम्बिनी में बर्थ, गया में निर्वाणा, काशी में फर्स्ट sermon एंड कुशीनगर में महापरिनिर्वाणा, मतलब यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। और बर्थ लुम्बिनी नेपाल 563 बीसी, 6th सेंचुरी बीसी, सबको पता होता है। गया में निर्वाणा, निर्वाणा किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लोगों को लगता है कि निर्वाणा प्राप्ति मतलब एनलाइटनमेंट, नो, बट इट मीन्स एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डिजायर्स फ्लेम। ये याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, कहीं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निर्वाणा मतलब कि आपके डिजायर्स का खत्म हो जाना, दैट इज निर्वाणा। सारनाथ में फर्स्ट sermon देंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन इसी से जुड़ा हुआ है, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। और आर्य सत्य, 4 सत्य होते हैं वो, और इसी वजह से अष्टांग मार्ग इन्होंने फिर दिया, अष्टांगिका मार्ग। 3 रत्न ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध, धम्म, संघ, संघ मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर, बुद्ध, धम्म, संघ, आर्य सत्य 4 और अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। कुशीनगर में डेथ, वहां पे महापरिनिर्वाण। और जो कुशीनगर था वो मल्ल महाजनपद में था, जो कि प्रेजेंट डे यूपी में है। अब देख लेते हैं कि बुद्धिज्म के कई सारे टाइप्स हो जाएंगे, मतलब आगे चल के वो भागों में विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पुराना जो भाग होगा वो है थेरावाड़ा बुद्धिज्म। तो थेरावाड़ा बुद्धिज्म में क्या है, सबसे पहले तो आप ये पढ़ लीजिए, क्या कहते हैं वो जो 4, हाँ, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स थे, इससे आपको डेवलपमेंट समझ आएगा। तो सबसे पहला होगा राजगृह में, जो अजात शत्रु कराएंगे 483 बीसी में। दूसरा होगा कालाशोक कराएंगे वैशाली में 383 बीसी में। तीसरा कालाशोक दूसरा, फिर उसके बाद अशोक पाटलिपुत्र, लास्ट कनिष्क जो कुंडलवन 78 एडी में, ठीक है। तो अब इन चारों को मतलब डेवलपमेंट समझिए आप कैसे हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 किताबें विनय पित्त का एंड सुत्त पित्त का, ये लिखी जाएंगी, मतलब
हाँ लिखी जाएंगी। उसके बाद दूसरे में जो कालाशोक कराएगा वैशाली में, वहाँ पे इनफॉर्मल डिवीजन होगा। मतलब बुद्धिज्म का इनफॉर्मल डिवीजन हो रहा है, जैसे थेरा या स्थिरवादीन और महासंघिका दो भाग में बटेगा। मगर आप एक चीज याद रखिएगा, जो ये थेरा या स्थरवादिन जो सेक्ट होगा, दिस विल बी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला है महासंघिका है, ये रिलेटिवली लिबरल होगा। यही आगे जाके आपका महायान बनेगा, और जो थेरावाद होगा वो अ, आपका हीनायान के फॉर्म में डेवलप होगा आगे चल के। महासंघिका से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है लोकोत्तरवादीन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न इट। महासंघिका लोकोत्तरवादीन। एंड अशोक के टाइम पे अशोक का जो के टाइम पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल होगा, वहां पे थेरावादीन विल बी एक्सेप्टेड एज ओरिजिनल। मतलब इसको ही, क्योंकि आपको पता है अशोक हीनायान बुद्धिज्म का सपोर्टर बनेगा और उसको बढ़ावा देगा, तो इसीलिए जो ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं, हीनायान इज अ ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, उसको प्रमोट करेगा। इसीलिए थेरावादीन को वो ओरिजिनली एक्सेप्ट करा कि ये है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। और यहाँ पे अभिधम्म पित्त का कंपाइल होगा, मतलब दिस इज ऑल्सो अनदर ट्रीटाइज। लास्ट इज कनिष्क कुंडलवन हीनायान वर्सेस महायान, यहीं पे डिवीजन होगा। और कनिष्क किस बुद्धिज्म के सेक्ट का को बढ़ावा देगा? महायान। महायान जो मोर लिबरल सेक्ट होगा, जो महासंघिका का आगे का रूप एक तरह से आप समझ सकते हो, वो महायान होगा। अब समझ लेते हैं जो सेक्ट हैं पूरे। थेरावाद, हाँ, फर्स्ट विल बी थेरावाद बुद्धिज्म, तो ये ओल्डेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इसीलिए इसमें पाली देखिए, पाली क्यों? क्योंकि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है ना ये पुराना फॉर्म है एकदम, तो जो सबसे ओरिजिनल चीजें हैं वो इसमें मेंटेन रहेंगी। इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टर्म विशुद्धि मग्ग, विशुद्धि मग्ग, हाँ ये एक टर्म इससे जुड़ा हुआ है, जरूरी है, याद कर लीजिए। हीनायान इट इज अ सब सेक्ट ऑफ थेरावाद, इसी का सब है, इसीलिए ये भी ऑर्थोडॉक्स होगा ना। ओरिजिनल टीचिंग्स पे फोकस, ऑफ कोर्स ये बदलाव नहीं चाहेंगे क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी है। आइडल और इमेज वर्शिप नहीं करेंगे ये, क्योंकि आप समझिए जब भी कोई क्योंकि बुद्धिज्म का डेवलपमेंट ही, मतलब ग्रोथ, ओरिजिन ही रिचुअल्स को, जो कर्म कांड जो हिंदुइज्म में होने लगे थे उसको अपोज करने के लिए हुआ था। तो ये फिर से वो चीजें नहीं कर सकते ना। मगर देखिए आप ही समझिए कि बुद्धिज्म उस तरह से अशोक इतना उसको फैलाते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में इतना ज्यादा ये फैला हुआ है, मगर इंडिया में इतना ज्यादा क्यों नहीं है? रीजन बीइंग कि यहाँ पे आगे चल के बुद्धिज्म मतलब में ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस, खुद ऐसे ऐसे जो सेक्ट आएंगे जो हिंदुइज्म जैसी चीजें फिर से करने लगेंगे, जैसे रिचुअल प्रैक्टिस करने लगेंगे, आइडल वर्शिप करने लगेंगे, तो वो हिंदुइज्म जैसा ही हो जाएगा, मतलब वो फिर से सेम सा ही हो गया। तो इसीलिए मतलब फिर वो हिंदुइज्म वाले कहेंगे कि ये तो हिंदुइज्म ही है, बुद्धिज्म तो हिंदुइज्म ही है। तो पीपल विल रिलाई मोर अपॉन हिंदुइज्म ना, मतलब ठीक है, ज्यादा रिलीजन की बातें नहीं करते हैं, दिक्कत हो जाता है। इसमें सिंबल वर्शिप करेंगे, कहेंगे इमेज वर्शिप मत करो, इंडिविजुअल सेल्वेशन की बात करेंगे। और एक टर्म जुड़ा हुआ है लेसर व्हीकल, आगे चल के महायाना से आएगा आपका ग्रेटर व्हीकल, लेसर व्हीकल हीनायाना। इसको ही अशोका पेट्रोनाइज करेंगे, अशोक इसी को बढ़ावा देंगे। और ये सब इसके सब का ये तीनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रिका, सामित्या, सर्वस्तिवादिन, तीनों। ये सर्वस्तिवादिन, समित्या, स्वतंत्र क्या है क्या नहीं मत जानो इतना, बस इतना जान लो सबसे हिनायान से जुड़ा हुआ है, सबसेक्ट है इसका। पाली लैंग्वेज ऑफ कोर्स, क्योंकि ओरिजिनल ये वो। एसोसिएटेड टर्म्स इससे क्या क्या है? अरहात, स्थाविरवादिन, एस से ज्यादातर जो जुड़ी हुई चीजें हैं ना वो हिनायान से ही हैं। और अरहत, इसका टर्म मैं बताऊंगी। अब ये टर्म्स देख लेते हैं कुछ कुछ, इनका मीनिंग देख लेते हैं। परिव्रजक, परिव्रजक कौन होते हैं? जो होमलेस वॉन्डरर, जो घर छोड़ के जो निकल जाते हैं उनको परिव्रजक कहेंगे। श्रमण कौन होते हैं? जो रिनाउंस होते हैं, जब कुछ त्याग कर देते हैं, एस्केटिक होते हैं वो सब। उपासक कौन होते हैं? जो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा होंगे, जो मोनास्टिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे ना, बस फॉलो करते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि वो मोनास्ट्री में जाके ऐसे रहते हो, सब कुछ फॉलो करते हो, ये सब। निर्वाणा बताया था मैंने, एनिहिलेशन ऑफ डिजायर, डिजायर्स का खत्म हो जाना पूर्णतः। बोधिसत्वास कौन होंगे? पोस्टपोनिंग सेल्वेशन फॉर अदर्स। मतलब आप समझिए ये जो बोधिसत्व है, ये टर्म असली में जुड़ा हुआ है महायान से।
इसका अर्थ मैं आगे चल के बताती हूँ आपको, पहले ये समझ लेते हैं। अरहत जो हमने यहाँ पे देखा था, इसका मतलब क्या होता है? वन हु हैज अचीव्ड निर्वाणा, ये हीनायान से जुड़ा हुआ है। जिसने निर्वाणा अचीव कर लिया उसको अरहत बोलेंगे। अवदाना, अवदाना का मतलब क्या होता है? प्रीवियस बर्थ। प्रीवियस बर्थ, हाँ मतलब कि ये टेक्स्ट हैं, ये जो प्रीवियस बर्थ्स हैं इनके बुद्ध के, उन पे लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये महायान से जुड़ा हुआ होगा। और महाविभाष क्रमण, ये ग्रेट डिपार्चर, इसका मीनिंग होगा ग्रेट डिपार्चर फ्रॉम पैलेस। ठीक है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो गए कुछ। ठीक है, महायान देख लेते हैं। महायान से सबसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज है बोधिसत्वा। देखो अब क्या है कि हीनायान वाले कह रहे हैं कि आप इंडिविजुअल सेल्वेशन पे ध्यान दो, ठीक है ना, खुद मोक्ष प्राप्ति पे ध्यान दो, ठीक है, मोटा मोटा ये समझो। लेकिन महायान वाले कह रहे हैं कि अपना सेल्वेशन पोस्टपोन करो फॉर अदर्स, मतलब आप उस काबिल हो कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है ना, आपने निर्वाणा प्राप्ति कर लिया, अपने डिजायर्स खत्म हो गए हैं, बट रैदर देन ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल सेल्वेशन, आप दूसरे लोगों को उस मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करो, रैदर देन इंडिविजुअल सेल्वेशन पाना। तो अपना सेल्वेशन पोस्टपोन कर दो, थोड़ा सा बाद में कर लेना, अभी सबका लोकहित कर लो, ठीक है। ये मोर लिबरल सेक्ट है महायान। और कनिष्क इसको पैट्रोनाइज करेंगे। मैंने बताया था ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन होगा। कौन होगा वहां पे? अश्वघोष, अश्वघोष जो इनके कोट पोएट थे, वो भी इसमें रहेंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे संस्कृत को बहुत प्रमोट किया जाएगा। मतलब महायान बुद्धिज्म में संस्कृत में ही बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे। और बोधिसत्व तो इससे जुड़ा हुआ है। ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे, आइडल वर्शिप भी करेंगे, इमेज वर्शिप भी करेंगे। लिबरल सेक्ट है ना, तो करेंगे सब कुछ। बोधिसत्वास, ये देखो बहुत ही बड़ी बड़ी चीज है। जब हम अजंता एलोरा एलोरा पढ़ रहे थे, मतलब अजंता में जब हम फ्रेस्को मुराल पेंटिंग्स पढ़ रहे थे, तो उसमें ये सारे नाम आए थे, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपानी। मतलब अजंता केव्स में ये सारी पेंटिंग्स मिली हैं, और ये सारी पेंटिंग्स किसकी हैं? बोधिसत्वास की हैं। बोधिसत्वास वो मतलब अलग अलग इनके एग्जाम्पल्स हैं जो महायान बुद्धिज्म जुड़ा। अब सबको देख लेते हैं कौन कौन बोधिसत्वास हैं और उनका क्या क्या रोल है। ये जो फीचर्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अवलोकितेश्वर कौन है? पद्मपानी है, जो लोटस हाथ में लिए हुए हैं, जो कंपैशन से जिनको जोड़ा जाता है। अजंता में इनका फ्रेस्को मुरल पेंटिंग मिलता है। ये सारे अजंता में नहीं है, पर कई सारे हैं। वज्रपानी, मंजूश्री विजडम से जुड़े हुए हैं, इनके हाथ में स्वॉर्ड है। वज्रपानी, वज्र लगी रहा है कुछ ऐसा, थंडर बोल्ट, तो ये थंडर बोल्ट से जुड़े हुए हैं, स्ट्रेंथ को शोकेस करते हैं, पावर को शो करते हैं। समंतभद्रा मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं। क्षितिगर्भ, गार्जियन ऑफ पुरगैटरीज, प्यूरिफाई सफरर्स, रेस्क्यू फ्रॉम हेल। क्षितिगर्भ मतलब ये हेल से बचाने वाले हैं, प्यूरिफाई करने वाले सफरर्स को, ये सब। गार्जियन ऑफ पुरगैटरीज, ये भी जरूरी है। मैत्रेय कौन है? फ्यूचर बुद्धा। मैत्रेय इज फ्यूचर बुद्धा। आकाश गर्भ, आकाश स्पेस से जुड़े हुए। तारा कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी हम इनको पढ़ेंगे, अभी देख बताती हूँ। फीमेल बुद्धिसत्वा है, ये वज्रायन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे वज्रायन से जुड़ी हुई हैं। तो मतलब तारा भी एक बोधिसत्वा है जो फीमेल है। और वसुधरा, ये अबंडेंस की गॉडेस है। ये सारे बोधिसत्वा के ही एग्जाम्पल हैं। स्कंद, सीतापत्र, ये सब बोधिसत्वा से एसोसिएटेड। महायान से जुड़े हुए और कुछ टर्म, भूमि, बोधिसत्वास भूमि। और परामितास, परामितास का मतलब परफेक्शन फॉर बोधिसत्वास पाथ, मतलब बोधिसत्वा पाथ के लिए क्या क्या परफेक्शंस की जरूरत होती है, उसे परामिता कहते हैं। और लोटस सूत्र इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अवदानास हमने पहले भी पढ़ा था, आई गेस, यस। प्रीवियस बर्थ्स पे जो टेक्स्ट हैं उनको कहते हैं अवदानास। वज्रायन, वज्रायन भी एक सेक्ट है बुद्धिज्म का, जो तांत्रिक कल्ट से जुड़ा हुआ है। ये हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और महायाना से भी इन्फ्लुएंस है, बट हिंदुइज्म से सबसे ज्यादा तांत्रिक कल्ट से जुड़ा हुआ। और तारा इज द मेन डिटी ऑफ वज्रायन। तारा कौन थी? फीमेल बोधिसत्वा थी। अब कुछ कुछ लिटरेचर देख लेते हैं बुद्धिज्म का। पहले तो दो भागों में डिवाइड करिए, पाली के और संस्कृत के। कहीं कहीं हो सकता है ये मिक्स भी हो, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो बस ऐसे ही नोट कर लिया जाता है, सो यू विल हैव टू सी। पर मेन मेन चीजें तो सही लिखी हुई हैं।
मतलब त्रिपितका जो हमने पढ़ा ये विनय पिटका सुत्त पिटका, तो जो विनय पिटका है उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, सुत्त पिटका में ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, और अभिधम्म पिटका ये किसके टाइम पे था, अशोक के थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, उसमें फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म है। तो विनय रूल्स, सुत्त ओरिजिनल टीचिंग, सुत्त मतलब सत्य एकदम ओरिजिनल ऐसा कुछ लग रहा है, अभिधम्म पिटका फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। विशुद्धि मग्गा ये किताब है जो बुद्ध घोष लिखेंगे। विशुद्धि मग्गा किससे जुड़ा हुआ था, याद करिए हमने ऊपर ही पढ़ा था, थेरावाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बुद्ध घोष लिखेंगे। और दीपावंशा महावंशा ये श्रीलंकन पोएट्स हैं आई गेस, वो लिखेंगे पाली में, ये सारी चीजें पाली में है, याद रखना। दीपावंशा महावंशा श्रीलंकन पोएट्स। मिलिंद पन्हो पाली में, नहीं ये आई गेस ये संस्कृत में था। नीति पराक्रम पाली, अवदाना टेक्स्ट पाली, थेरी गाथा वुमेन, बस इतनी चीजें टर्म्स एसोसिएट करके याद करिए। अश्वघोष के टाइम पे कनिष्क जो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये कौन कौन सी किताबें लिखेंगे, बुद्ध चरित, सौंदानंद, सूत्रालंकार, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है क्योंकि बुद्धिज्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत लिमिटेड हैं, इसको याद कर लीजिए। वासुमित्र की किताब महाविभाष शास्त्र, नागार्जुन की किताब माध्यमिका करिका, प्रज्ञा परामिता करिका, ये भी कनिष्क के कोर्ट में थे। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और अदर्स मतलब टेक्स्ट वगैरह, ललित विस्तार, फुल फ्लेजेड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, बी आर अम्बेडकर भी अपना एक सेट लाते हैं, नवायान बुद्धिज्म। और भूमि स्पर्श मुद्रा ये पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है। कॉलिंग अर्थ टू विटनेस प्योरिटी डिस्पाइट माया, इसका आप फोटो देख लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह में, आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट है ना, थोड़ा सा आप देखते रहिए, पिक्चर्स देखते रहिए, पेंटिंग्स की, आर्किटेक्चर की, ताकि पता चलता रहे। इसका अर्थ ये है, मतलब ये पीवाईक्यू है, सीधे सीधे याद कर लीजिए। ताबो मोनेस्ट्री कहाँ है, स्पीति में है, अलची लद्दाख में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दिवांकर इज प्रीवियस बुद्धा, और कश्यप बुद्ध, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि प्रीवियस बुद्धा प्रीडिसेसर सेम ही लग रहा है, प्रीडिसेसर, मगर याद कर लीजिए, दिवांकर प्रीवियस बुद्धा, कश्यप बुद्धा प्रीडिसेसर। अब आ जाते हैं जैनिज्म पे। तो जैनिज्म में ये नोट्स काफी बड़ा दिख रहा होगा, मगर इसमें कुछ ही चीजें याद रखनी है। पहले तो ये कि इसमें 24 पर्सनैलिटीज जुड़े हुए हैं जैनिज्म से, और जिसमें जो 23rd तीर्थंकर थे, मतलब 24 तीर्थंकर थे, जिस 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, 24वें थे वर्धमान महावीरा। जो सबसे ज्यादा मतलब अभी हम लोग को इसमें थोड़ा डिटेल में देखना है, पर सारा नोट्स का नहीं पढ़ना, बस कुछ कुछ चीजें जान लीजिए कि मतलब ये इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था, और ये ही अचीव्ड कैवल्य ऑन पार्श्वनाथ हिल्स। कैवल्य किसे कहते हैं, कैवल्य मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज, कैवल्य शब्द का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कैवल्य मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज, पार्श्वनाथ हिल्स जो कि झारखंड में है, ठीक है, ओके। और आफ्टर अटेनिंग महावीर केम टू बी नोन एज जीना, मतलब जब आप कैवल्य को प्राप्त कर लेते हो, कैवल्य यानी कि जब एब्सोल्यूट नॉलेज को प्राप्त कर लेते हो, तो आपको जीना कहा जाता है, कॉन्करर, जीना मतलब कॉन्करर। एंड ही डाइड एट पावापुरी बिहार। तो बुद्ध का भी जो लोकेशन था वो बिहार और वो यूपी का मतलब ईस्टर्न पार्ट इधर ही था, और इनका भी थोड़ा बिहार झारखंड साइड ही है। जन्म होगा वैशाली में, कैवल्य प्राप्ति होगी झारखंड पार्श्वनाथ हिल, एंड he will die at Pawapuri, Bihar. And there are 5 woes of Jainism: अमरूषा, हिंसा, स्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। बट जो चारों है ना, वो चारों पार्श्वनाथ ही करेंगे। जो लास्ट वाला है ब्रह्मचर्य है, सिर्फ ये महावीर ऐड करेंगे, ठीक है। 5 woes of Jainism, 4 by पार्श्वनाथ added already, 5th will be added by महावीर which will be ब्रह्मचर्य। आगे चलते हैं, ये 3 levels of Jainism, KFC क्या क्या, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट, कंडक्ट को कई बार एक्शन भी लिख देता है, तो 3 चीजें याद रखिएगा, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, दीज आर द 3 levels ऑफ जैनिज्म। इसके बाद 2 काउंसिल्स होंगे, पहला जैन काउंसिल होगा पाटलिपुत्रा में, जो कि बिंदुसार कराएंगे। अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य डायनेस्टी के, उनको एक जैन मॉन्क भद्रबाहु ले जाते हैं, कहते हैं कि आपको मतलब जैनिज्म एक्सेप्ट
जैसे ये हम लोग थोड़ा सा फनी वे में याद करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ले गए, जैनिज्म वैनिज्म अपना सिखाए पढ़ाए जो भी, और जाके सल्लेखना करवा दिया। सल्लेखना क्या होता है कि एकदम एक्सट्रीम पेनेंस, मतलब ऐसे, मतलब एक तरीका होता है जिसमें आप एकदम एक्सट्रीम वे में प्रैक्टिस करते हो, खाना छोड़ देते हो, पीना छोड़ देते हो, और एकदम याद करते करते, ईश्वर की भजन कीर्तन करते करते आप ऐसे ही डाइड इन टिपिकल जैन फैशन, इस ऐसे ही आपकी मृत्यु हो जाती है। तो सल्लेखना इसी को कहते हैं। तो भद्रबाहु ले जाते हैं उनको, लिखा पढ़ा के जो भी सल्लेखना करवा देते हैं। इसके बाद आते हैं बिंदुसार, उनके बेटे। तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट जैन काउंसिल करवाते हैं पाटलिपुत्र में। कहते हैं कि इन सब से मैं बदला लेता हूँ, मेरे पिताजी को सब ये सब सल्लेखना करवा दिए। तो यहाँ पे दो दो लोग होते हैं जैनिज्म के, स्थूलभद्र, भद्रबाहु। वो जो स्थूलभद्र होते हैं वो लिबरल सेक्ट ऑफ जैनिज्म को चाहते हैं, और भद्रबाहु वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को मतलब प्रमोट करते हैं। उन मतलब इन दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग फिलोसफीज है, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। तो बिंदुसार काउंसिल करवाते हैं और इन दोनों का डिवीजन डिवीजन हो जाता है इस काउंसिल में। जैसे बदला पूरा हो गया उनका। तो जो श्वेतांबर, जो स्थूलभद्र किससे जुड़े हुए हैं, श्वेतांबर से। वो क्या होता है, इनको व्हाइट क्लैड्स कहते हैं। ये थोड़े लिबरल होते हैं, ये कहते हैं कि हम व्हाइट क्लोथ पहनेंगे, वुमेन भी कर सकती हैं कैवल्य, ऐसी कोई बात नहीं है। इस लाइफ में ही वुमेन भी मतलब जैनिज्म प्रैक्टिस करके कैवल्य अचीव कर सकती हैं, मतलब एनलाइटनमेंट। और जो दिगंबर सेक्ट वाले, ये ऑर्थोडॉक्सी है, स्काई क्लैड जिनको बोलते हैं, ये एकदम नेकेड रहता है, ये क्लोथ्स वगैरह बिल्कुल नहीं पहनते हैं। तो ये कहते हैं कि वुमेन कैन नॉट अचीव कैवल्य एज दे कैन नॉट रिमेन नेकेड, ठीक है। तो उनको क्या करना होगा, ये क्या सजेस्ट करते हैं कि वुमेन को अगर कैवल्य अचीव करना है तो इस जन्म में उनको जैनिज्म की हर प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, और नेक्स्ट जन्म में जब वो फिर से मेन के रूप में जन्म लेंगी, आदमी के रूप में जन्म लेंगी, तब वो कैवल्य अचीव करेंगी। सो ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो ये दिगंबर का हो गया। और जैनिज्म से जुड़े हुए कुछ शब्द, पूर्वास, ये बुक्स होंगी, और अगमास भी जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वास बुक्स होंगी जो फर्स्ट जैन काउंसिल में मतलब कंपाइल की जाएंगी, और अगमास भी जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। सेकेंड जैन काउंसिल चालुक्य रूलर्स ऑफ गुजरात कराएंगे, वल्लभी गुजरात में। इसमें कौन कौन से जैन लिटरेचर का कंपाइलेशन होगा, अंग, उपंग, प्रकीर्ण, और जो सूत्र वाले जितने भी होते हैं ना, वो ज्यादातर जैनिज्म से ही जुड़े होते हैं। चेडप सूत्र, मूल सूत्र, भगवती सूत्र, और अंग, उपंग, प्रकीर्ण, बस। ठीक है, ये कुछ जैनिज्म के थॉट्स हैं, बिलीफ्स हैं, ये जान लीजिए। बाकी डिफरेंसेस विथ ये इंडिया का मैप बिल्कुल सही नहीं है, पर ठीक है। डिफरेंसेस विथ जैनिज्म, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए कि जो जैन्स होते हैं वो मानते हैं कि गॉड होता है, मतलब गॉड होते हैं, मगर जीना से नीचे होते हैं। मतलब जीना इज सबसे ऊपर, उसके बाद गॉड, गॉड में मानते हैं वो, लेकिन मगर जो बुद्धिज्म में गॉड को नहीं मानते हैं, ठीक है। यस, बुद्धिज्म में गॉड को नहीं मानते हैं। और वर्णा सिस्टम पे जैनिज्म में वर्णा सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। मतलब वर्णा सिस्टम इज ओके ओके, बुद्धिज्म क्रिटिसाइज करता है, वर्णा सिस्टम को क्रिटिसाइज करता है। और बुद्धिज्म मध्यम मार्ग में बिलीव करता है, जैनिज्म एक्सट्रीम्स में बिलीव करता है। प्रतिक्रमण एक शब्द है जो जिसका अर्थ है कि जैन्स मतलब जैन्स रिपेंट फॉर देयर सिंस। प्रतिक्रमण इज द टर्म फॉर जैनास रिपेंटिंग फॉर देयर सिंस, बस। पीवाईक्यूज इसमें क्या क्या है कि जैनास बिलीव इन यूनिवर्सल लॉ, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, एक सत्य नहीं है, मतलब ये अनेकांतवाद में बिलीव करते हैं। आप ये फिलोसफीज पढ़ोगे अगर तो आपको पता चलेगा, है ना। यहाँ पे देखो, गॉड में क्या है कि जैनिज्म मेंटेन दैट इट एनी एंटिटी लाइक गॉड देन ही मस्ट बी बिलो तीर्थंकर, मतलब गॉड है मगर जीना से नीचे है। ये रीबर्थ में बिलीव करेंगे। सोल को तो मतलब ये एवरीथिंग मतलब सो एवरीथिंग हैज सोल। जैनस बिलीव दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल इन द यूनिवर्स, एनोनिमेट सोल, इनएनिमेट सोल, मतलब लेकिन हर चीज में सोल है, मतलब चीजों में भी, पेड़ पौधों में भी, सब में सोल है। ये रिजेक्टेड डिवाइन अथॉरिटी ऑफ वेदा, एंड दे बिलीव दैट यूनिवर्स वाज क्रिएटेड ऑन लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली चीजें नहीं है।
जैनास बिलीव इन कर्म इज बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ये सारे पीवाईक्यूज पे बेस्ड है। जैनास टेक्स्ट जरूरी जरूरी कौन से है, परिशिष्ट पर्व, त्रिष्टि लक्षण महापुराण, और बस दो ही है इसमें तो अभी। दे बिलीव इन गॉड बट बिलो जीना सोल में मानते हैं, लिविंग नॉन लिविंग सब में सोल होता है। मल्लीनाथ इज द ओनली फीमेल तीर्थंकर, ठीक है। अदर टाइटल्स ऑफ महावीर, जितेंद्रिय, नीरगंध, नयापुत्ता। अनेकांतवाद में बिलीव करते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। सब सब स्कूल ऑफ दिगंबर, मूल संघ, 20 पंथी, 13 पंथी। पंथी पंथी वाला जो भी है वो दिगंबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो श्वेतांबर वाले हैं उनसे मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, दो टर्म जुड़े हुए हैं, ठीक है। श्वेतांबर मतलब ये थोड़े लिबरल थे ही तो ठीक है, मूर्ति पूजा वूजा ठीक है, ऐसे स्थानकवासी। ये चार पांच जगहें हैं इंडिया में जो जुड़ी हुई हैं जैनिज्म से, देख लेते हैं। शिखर जी ऑफ झारखंड, श्रवण बेलगोला एंड माउंट आबू इन गुजरात, श्रवण बेलगोला कर्नाटका, पलीतना गुजरात, और गिरनार गुजरात। बस इसके आगे का कुछ भी पढ़ाने से पहले आई थिंक भक्ति सूफी कवर कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा जो भी टॉपिक है आपका म्यूजिक, लिटरेचर, फिलोसफी, ये सारी इतनी छोटी छोटी चीजें, मतलब 10 मिनट में सब कुछ कवर कर हो जाए ऐसा है। लेकिन इसलिए हम पहले भक्ति सूफी को इंपॉर्टेंस वाइज कवर करेंगे, ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। भक्ति सूफी से जुड़ी हुई चीजें क्या क्या, इसमें सारा कुछ नहीं जानना है। पहली बात तो कि भक्ति ट्रेडिशन का सबसे पहले ओरिजिन कह लीजिए, या एकदम शुरुआती जो ओरिजिन हम देख सकते हैं वो गुप्ता पीरियड में होगा, है ना। और यहाँ पे और तमिलनाडु में जिसकी फॉर्मल बिगिनिंग होगी वो 6th century एडी में होगी, जब संगम असेंबलीज खत्म होंगी उसके बाद। और यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ भक्ति सेंस होंगे, अलवर्स, नयनर्स। जो अलवर्स होंगे वो विष्णु के डिवोटी होंगे, और नयनर्स होंगे वो शिव। अब देखिए, नयनर से नारायण लग सकता है, मगर नहीं, नयन से जोड़िए ना शिव जी को, तीसरी आंख उनकी है, तो नयनर्स आर शिवा एंड अलवर्स आर विष्णु, ठीक है। और देखिए इसमें इसमें मैंने ऐसे लिखा है ना, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट चीज बहुत कम ही है। देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे अलवर जो है वो वैष्णवाइट है, इनसे कैसे याद करना है, ठंडा अंडा का प्रबंध, इनको याद करने का ये तरीका है, ठंडा अंडा का प्रबंध। क्या क्या याद करना है, देखिए अंडाल एक फीमेल सेंट है, जो अंडा है ना वो उससे जुड़ा हुआ, कि ठोंडा शब्द इससे जुड़ा हुआ है। फिर अंडाल है जो कि एक फीमेल सेंट है, वुमेन है ये। और प्रबंध, प्रबंधम एंड प्रबंध काव्यम, ये एक अलवर्स के कंपोजिशन है, ठीक है। तो ये 3 चीजें बस इससे याद करनी है, ठोंडा, अंडल एंड प्रबंध आर दी कॉम्पोजिशन। प्रबंध एंड प्रबंध क्या था, प्रबंध काव्यम, 3 चीजें बस अलवर से जुड़ी हुई। तो नयनार्स देख लेते हैं, नयनार से जुड़ी हुई कुछ चीजें। करक्कल अमैयार हु इज दी फीमेल सेंट, एंड इसके बाद तेवाराम तेवाक्रम, दीज आर सम पोएम्स एसोसिएटेड विथ नयनार्स। और यहाँ पे देखते हैं, हाँ, कंपोजिशन ऑफ नयनार्स, तेवाराम्स तेवाक्रम्स, प्रबंधम प्रबंध काव्यम तो अलवर से जुड़े हुए थे। बस इससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं जानना है। और एक चीज थी जो आई गेस Appar is the term associated with Nayanars, एंड सुंदरम करके भी अगर कुछ आए तो ये भी इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, these are few things बस। भक्ति सेंट्स ऑफ साउथ अभी देखते हैं। फिर भक्ति सेंट्स में सिर्फ यही तो नहीं है, तो हमने साउथ के देखे ना, उसके बाद कौन कौन आएगा इन लोगों को तो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं, जैसे कर्नाटका में बसावना स्टार्टेड वीर शैव ट्रेडिशन। वीर शैव ट्रेडिशन भी भक्ति का ही ट्रेडिशन है, विच वॉज प्रेवलेंट इन कर्नाटका। तो यहाँ पे जहाँ से लिंगायत इमर्ज्ड होगा, है ना, यहाँ पे ये लॉर्ड शिवा के ही फॉलोअर्स होंगे, और ये मानिए कि वही अल्टीमेट रियलिटी है। और इनके बारे में सबसे जरूरी चीज कि ये कोई रीबर्थ में नहीं मानते हैं। जब रीबर्थ में नहीं मानेंगे तो दे बरी द डेथ, मतलब ये उनको जलाएंगे नहीं, क्योंकि ये मानते नहीं है कि उसका रीबर्थ फिर से होगा। ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद सारा मतलब सोल जाके यूनाइट हो जाता है लॉर्ड शिवा में, फिर कभी रिटर्न नहीं होता है। दे नॉट बिलीव इन धर्म शास्त्र, ये तो मतलब
कॉमन फीचर ही था भक्ति, उनका भक्ति पूरे ट्रेडिशन का। बसावना जो थे ये कालाचूरी डायनेस्टी कर्नाटका, एंड और इससे जुड़ी हुई चीजें कन्नड़ लैंग्वेज ऑफ कोर्स, वचनास एंड जंगमास, ठीक है बस। महाराष्ट्र में भक्ति ट्रेडिशन कैसे शुरू हुआ? तो दो भक्ति सेंट थे, ज्ञानदेव एंड नामदेव, महाराष्ट्र में। और वरकारी ट्रेडिशन से मतलब इनका जो ये जुड़े हुए लोग थे। एंड संत तुकाराम इससे जुड़े हुए हैं मराठी लैंग्वेज में, क्योंकि महाराष्ट्र में 13 सेंचुरी में ये, और ये भी 12th सेंचुरी में, ठीक है। अब आते हैं नॉर्थ इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। कुछ कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो कि लोकल लैंग्वेज में ये भक्ति ट्रेडिशन पूरा, ये जो उन्होंने पूरा फैला उसको लोकल लैंग्वेज है, वर्नैकुलर्स में इन्होंने सबसे ज्यादा उसको प्रमोट किया। पर्सनल गॉड में बिलीव करते थे, इक्वालिटी में बिलीव करते थे, वुमेन एम्पावरमेंट में, सब जो अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। मतलब कभी कभी कुछ भी पूछ लिया कि भक्त, मतलब कोई भी ऑप्शन दे दिया कि वुमेन कैन परफॉर्म ये वो कुछ भी ऐसे, या वुमेन का अच्छा अच्छा कुछ भी चीज जो भी है कि वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ कुछ भी पूछ रहा है, या किसी लोअर क्लास ट्रेडिशन भी भक्ति कर सकते, कुछ भी, ये सारा सही होगा, है ना। गुरु में, गुरु परंपरा में विश्वास करेंगे, गुरु शिष्य परंपरा में, और ये कास्ट और रिचुअल्स को अपोज करेंगे ऑफ कोर्स। देखो शगुन निर्गुण का लगता है कि बहुत बड़ा है, मगर याद करने का एक ट्रिक है। निर्गुण सेंट्स का बस नाम याद कर लो, क्योंकि निर्गुण सेंट्स सिर्फ 4 ही हैं। मतलब 4 मेन मेन हैं जो हमें याद करना है, इसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। 4 कौन कौन? नानक, कबीर, दादू दयाल एंड गुरु घासीदास, ये तो ठीक है। दादू दयाल एंड गुरु घासीदास, बस 2 4 इतना याद रखना। और साउथ के जो भक्ति सेंट्स हैं, और उनका क्या खास बात था कि वो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मण डोमिनेंस को अपोज करेंगे, और ऑल्सो अट्रैक्टेड ट्राइबल्स, ये थोड़ा एक यूनिक चीज था। एंड ये देखो, अब जैसे देखो भक्ति सेंट्स के बारे में है ना, इसमें क्रोनोलॉजी अगर आप जान लोगे, या ये भी जान लोगे कि कौन किस पीरियड में था, तो आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। इसका इसका भी एक तरीका है याद करने का। सबसे पहले तो कि 1400 से पहले जो हैं उनको एक बार में याद कर लो, उसके बाद 1400 से 1600 के बीच में, फिर पोस्ट 1600 में। तो देखो 1400 से पहले कौन कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बर्क, रामानंद, ये ठीक है। और ज्ञानेश्वर, नामेश्वर, ये महाराष्ट्र सेंट्स हो गए। तो देखो इनके बारे में कुछ कुछ चीजें, एक एक टर्म मैं बोलूंगी, उसको ना समझाऊंगी ना उसमें ज्यादा पंचायत करना है, बस याद करना है। शंकराचार्य ज्ञान मार्ग, अद्वैत वेदांत एंड अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। रामानुजाचार्य भक्ति मार्ग, विशिष्ट अद्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद, तत्ववाद, ठीक है। निम्बर्क द्वैतवाद, अद्वैतवाद। ये मतलब देखो शंकराचार्य का क्या हो गया? अद्वैत। रामानुजाचार्य क्या? विशिष्ट अद्वैत। माधवाचार्य द्वैत तत्व दोनों। और निम्बर्क कुछ कुछ बड़ा करेंगे, कुछ यूनिक कर रहे हैं। क्या करेंगे? अद्वैत अद्वैत दोनों को ही जोड़ दिए। फिर रामानंद वैष्णव वर्शिप, हिंदी प्रमोशन, कबीर एंड रविदास डिसाइपल्स होंगे इनके। रामानंद के डिसाइपल्स कबीर एंड रविदास, कबीर एंड रविदास। रविदास की शिष्या कौन होंगी? यहाँ पे मीराबाई, इनके आगे नहीं लिखा है खैर, पर मीराबाई होंगी रविदास की डिसाइपल। अब इसके बाद महाराष्ट्र में इसी टाइम पे 1400 से पहले कौन कौन है? ज्ञानेश्वर एंड नामदेव। याद रखना, लोग बहुत पुराने हैं। और ज्ञानेश्वर तो हम लोग अभी पढ़े थे, विठोबा वरकारी से जुड़े हुए। नामदेव विठोबा वरकारी से जुड़े हुए, ठीक है। 1400 से 1600 के बीच में कौन है? वल्लभाचार्य। याद रखना सारे के सारे ये जो अद्वैतवाद के सब टाइप्स के हैं, ये लोग पहले हैं। एक लोग हैं जो इसके बाद हैं, कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य एंड शुद्ध अद्वैतवाद, ये जुड़े हुए हैं। पुष्टि मार्ग भी इनसे जुड़ा हुआ है। कबीर से जुड़ी हुई चीजें वैष्णव, निर्गुण, बीजक, 3 चीज। ये निर्गुण सेंट थे, याद रखना। चार निर्गुण सेंट हमने याद किए हैं। और नानक, इन्होंने आदि ग्रंथ नहीं लिखा था। आदि ग्रंथ किसने लिखा था? अर्जुन देव ने। अर्जुन देव को कौन मारेगा? जहांगीर। और औरंगजेब किसको मारेगा? तेग बहादुर। याद करते चलो, बस जो जो पॉइंट्स बता रही हूँ, फैक्ट्स, बस कुछ समझना नहीं है इसमें। इस टाइम में महाराष्ट्र से दादू दयाल। जप निर्गुण, 2 चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं। एकनाथ भी इसी टाइम पे हैं, 1600 1400 के बीच में। चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल, वैष्णव, कीर्तन, इस्कॉन मूवमेंट, रोड्स
सिस्कटन एंड अचिंत्य भेद। याद रखना, ये हैं कीर्तन और ये आएंगे कीर्तन घोष। कौन? शंकर देव। शंकर देव कौन थे? याद करना, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। कहाँ कहाँ पढ़े थे? सतरिया में पढ़े थे। सतरिया डांस से जुड़े होंगे। असम, वैष्णव, नाम कीर्तन, कीर्तन घोष। तो कीर्तन जुड़ा हुआ है चैतन्य महाप्रभु से, और नाम कीर्तन, कीर्तन घोष शंकर देव से। सूरदास के कुछ वर्क्स याद कर लीजिए आप लोग, बाकी कुछ ज्यादा याद नहीं करना है। मीराबाई में सबको पता होता है इसलिए लिखा नहीं है। 1600 के बाद कौन कौन है? 1600 के बाद वेरी फ्यू। तुकाराम, जहांगीर के कंटेम्प्ररी। विठोबा वरकारी से ये भी अभंग पोएट्री इज एसोसिएटेड विद तुकाराम, वेरी इंपॉर्टेंट। रामदास भी पोस्ट 1600 है। गुरु घासीदास ये भी निर्गुण थे, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सतनामी कम्युनिटी से जुड़े हुए। त्यागराज साउथ में 1880 में, पोस्ट 1600 में है ये, पहले नहीं है। देखिए ये सब क्रोनोलॉजी वाले सवाल हैं, ये बस रटने वाली चीजें हैं। एसोसिएट कर करके पढ़िए इसको। वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिस इज, यू कैनॉट गेट, मतलब अब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। इतने से इतना तो याद करना पड़ेगा। एंड वेरी टू द पॉइंट है ये। अकबर, अकबर के कंटेम्प्रेरी कौन कौन है? देखिए, रहीम, सूर, तुलसी, मुल्ला दो प्याजा, दादू एकनाथ, सिरहिंदी, ये सारे हैं। कौन कौन नहीं है ध्यान से देखिए। कबीर नहीं है, नानक नहीं है, मीराबाई नहीं है, क्योंकि आप देखिए मीराबाई 1600 से पहले ही है आपके, कबीर इससे पहले है, नानक इससे पहले, कोई चांस ही नहीं है कि इनके कंटेम्प्रेरी हो जाए ये लोग। और रहीम, सूर, तुलसी, मुल्ला दो प्याजा, दादू एकनाथ, सिरहिंदी, सारे के सारे। दादू दयाल, दादू दयाल यहाँ पे हम लोग पढ़े थे 1680 में। अब सूफी मूवमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें आप एक बार ये रीड कर लीजिए कि इसमें बहुत नहीं, बस कुछ कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ मैं। सिलसिलास तो पता होते हैं, अलग अलग सिलसिलास थे। चिश्तिया सिलसिला कौन शुरू करेगा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्हीं के कंटेम्प्रेरी होंगे ऐबक, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। और सलीम चिश्ती किन के कंटेम्प्रेरी होंगे? अकबर के। ऑल्सो सिरहिंदी भी, मतलब ठीक है, इट्स अ फैक्ट, ये इससे जुड़े हुए नहीं। निजामुद्दीन औलिया खिलजी के, खिलजी के भी और तुगलक के भी, बट नॉट फिरोज शाह तुगलक। मतलब क्योंकि आप देखो खिलजी खत्म, मतलब खिलजी डायनेस्टी खत्म हो रही होगी तो कौन आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे। तो इसीलिए थोड़े से मतलब खिलजी में भी कंटेम्प्रेरी कहे जाएंगे, तुगलक के भी कहे जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया जिनका दरगाह है, वो कौन सा गाना है वो बहुत फेमस, भूल गई मैं। अरे रॉकस्टार मूवी का कोई है। हाँ, उसके बाद फरीद, ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबा फरीद इनको कहा जाता है, इनका पूरा ये नाम है, मैं गलत पढ़ दूं शायद इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ। शेख निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों के कंटेम्प्रेरी, मतलब उनके बाद दोनों में रहे होंगे ये दिल्ली में, ठीक है। फिर दूसरे सूरावर्दी सिलसिला, कौन फाउंडर होगा? जकारिया, जकारिया फाउंडर ऑफ सूरावर्दी। इल्तुतमिश, he accepted the official position in Delhi Sultanate. As such, Iltutmish gave him the title of Sheikhul Islam. देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इनमें कि कुछ कुछ सिलसिलाज ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स से खुद को बहुत दूर रखते हैं, मतलब चिश्तिया सिलसिला इज वन ऑफ दोज। मगर कुछ ऐसे सिलसिलाज होते हैं जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दे गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एज वेल। तो मतलब सूरावर्दी इसीलिए मतलब पॉलिटिक्स, आपको जैसे ये देख रहे हैं ना, ऑफिशियल पोजीशन दिल्ली सल्तनत में एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। जकारिया लीडर ऑफ इस्लाम इन शेखुल इस्लाम, इनको इनको इल्तुतमिश इनको टाइटल देंगे। सूफिज्म के स्टेजेस क्या क्या है? खानका, तरीका, तरीफा, ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीजें जो पीवाईक्यू बेस्ड होंगी इसीलिए लिखा गया है। सूफी ऑर्डर, बेशर एंड बाशर। बाशर मतलब सात, तो जो शरिया के साथ में शरिया को फॉलो करने वाले होंगे वो बाशर होंगे, जो शरिया को नहीं फॉलो करने वाले होंगे वो बेशर होंगे। बस ये दो सूफी ऑर्डर्स हैं। और कादरिया सिलसिला भी है, इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है? मियाँ मीर, दारा शिको, इकबाल, हसरत मुहानी। नक्शबंदी सिलसिला से कौन कौन जुड़ा हुआ है? सिरहिंदी एंड औरंगजेब। नक्शबंदी से सिरहिंदी, औरंगजेब। कादरिया से मियाँ मीर, दारा शिको, इकबाल, हसरत मुहानी। एंड ये लोग तो चिश्तिया सिलसिला के बारे में हो गए, बस ये थोड़ी इंफॉर्मेशन। हु कोडिफाइड शरिया, ये आप मेडिवल में पढ़े होगे, शेरशाह सूरी। सूफी टेक्स्ट कुछ कुछ, तस्कीराज एंड मलफूजात। एक टर्म्स की लिस्ट हम लास्ट में जरूर प्रोवाइड करेंगे, मतलब प्रीलिम्स के एंड तक, ताकि मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना मेडिवल एंशिएंट में, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है अक्सर, तो वो याद होना जरूरी है। तवस्सुफ, तवस्सुफ सूफीज को ही कहा जाता है। और जियारत क्या है? पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज इन सूफिज्म इज कॉल्ड जियारत। दैट्स इट, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं।
Sufism is done. Now there are very few things left. uh, Music, थिएटर्स, पेंटिंग्स, फिलोसफी, लिटरेचर। और इसमें से मतलब इसमें से जो ये जितना भी बचा है ना उसमें से आधा ज्यादा चीजें हैं जो आपको बस याद करनी है, इसमें मतलब कुछ भी समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं। बट स्टिल मतलब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो एक ला दें ताकि एक रिवीजन हो जाए आप लोगों का। बाकी ये सारी चीजें याद करने की ही हैं। आई एंड दिस वीडियो हियर। जो लास्ट के कुछ छोटे छोटे चीजें हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में, एक बहुत ही पार्ट 2 इसका बहुत छोटा पार्ट होगा, उसे लाएंगे और फिनिश कर देंगे पूरा आर्ट एंड कल्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।